ओके, चलो फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। वी हैव गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ कनेक्टेड इन द क्लास, सो वी आर गुड टू गो नाउ। देखिए, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सोशल या लेबर वेलफेयर। ठीक है, लेबर वेलफेयर के कॉन्सेप्ट और थ्योरी हमने डिस्कस करनी है कि लेबर वेलफेयर होता क्या है, किस तरह से किया जाता है, और इसके बारे में क्या क्या अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस या थ्योरी कि किस तरह से इसे करवाया जाए। ठीक है, करवाया जाए या किया जाए। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हमने डिस्कस करना है। नाउ अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें अबाउट द लेबर वेलफेयर, सो इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन यूज करते हैं ऑफ आईएलओ। आईएलओ की डेफिनेशन को हम यहां पे यूज कर सकते हैं। एंड आईएलओ कहता है कि भाई लेबर वेलफेयर एज एज सच अ सर्विस, फैसिलिटी एंड एम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या है? ये एक सर्विस है, फैसिलिटी है और एम्यूनिटी है, विच मे बी स्टैब्लिश इन एंड अराउंड द विसिनिटी। इन एंड अराउंड द विसिनिटी मतलब अगर कोई स्टैब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के प्रमाइसिस के अंदर या उस फैक्ट्री के प्रमाइसिस के बाहर कुछ ऐसी एडिशनल सर्विस, फैसिलिटी या एम्यूनिटीज जो है एम्प्लॉयर के थ्रू या मालिक के थ्रू दी जा सकती हैं या दी जानी चाहिए, जिससे लेबर के वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। अभी हम आएंगे इस टर्म पे। सो लेबर वेलफेयर क्या है? दैट इज those amenities, those facilities, those services which are being provided by the establishment within the premises और outside the premises, कि आपको within the four walls of the premises मिल जाए, आपके ऑफिस के अंदर, आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपको फैसिलिटी मिल जाए, या उसके बाहर कौन सी होती है, अंदर मिलने वाली फैसिलिटीज, बाहर मिलने वाली फैसिलिटीज, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। अंडरटेकन टू persons employed therein to perform their work in healthy, congenial surrounding and to provide them amenities conducive to good health and good moral। ठीक है, अब इस लाइन का अगर हम मीनिंग समझे तो ये उन फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहा है, ये डेफिनेशन, जो आपके वर्क रिलेटेड एटमॉस्फेयर को एक हेल्दी बना के रखे, एंड आपकी वर्कर की हेल्थ भी हेल्दी रहे, प्लस एक एनवायरमेंटल जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है इन द फैक्ट्री परमाइसेस और एस्टैब्लिशमेंट या वर्क कंडीशंस है या वर्क एनवायरमेंट है, वो भी हेल्दी बना रहे। ठीक है, तो ऐसे कौन से उपाय हो सकते हैं हम आज बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एम्प्लॉई किस तरह के बेनिफिट उसे मिल सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ तो इंप्रूव हो, एक कॉन्जीनियल सराउंडिंग हो, मतलब एक कंडक्टिव एनवायरमेंट हो, जहां पर वो एक एक एसोसिएशन में आ सके विद द एम्प्लॉयर, विद द को एम्प्लॉइज आल्सो, दैट इज वेयर ही हैज दैट काइंड ऑफ अ कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। नाउ उसके लिए तो ठीक हो, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के वर्क एनवायरनमेंट के लिए, फैक्ट्री के एनवायरनमेंट के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी हो, जिसको हम वर्क एनवायरनमेंट रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आईएलओ डिफाइंस। इसका अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो फॉर एग्जांपल कि मेरे जहां मैं काम कर रहा हूं, जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, क्या वहां पर मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट दिए गए हैं कि नहीं? ठीक है, क्या मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ साथ क्या मुझे रेस्ट इंटरवल इन बिटवीन मिल जाता है कि नहीं? क्या मुझे किसी तरह का विद इन द फैक्ट्री जब मैं रेस्ट कर रहा हूं तो क्या कोई एंटरटेनमेंट का प्रोविजन हो सकता है, जहां मुझे कोई कैंटीन में फैसिलिटी मिल जाए, या फिर कहीं मुझे एक लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए कोई टीवी रूम हो, जहां आई कैन रिलैक्स फॉर सम आवर्स, आई कैन मे वॉच मूवी, मे वॉच अ न्यूज चैनल और समथिंग, बट ये मेरे वर्क से मुझे थोड़ी देर के लिए अलग करेगा और मेरे माइंड को थोड़ा शांत करेगा, ताकि वो दोबारा से जब काम पर जाए, ब्रेक के बाद जाए, तो वो फिर से उसी एनर्जी के साथ वहां उस काम में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, जहाँ पे देयर इज अ सिटिंग की, जहाँ पे जो लेबर है वो चिट-चैट कर सके। ठीक है, सो दैट इज द, ये क्या है कि विद इन द परमाइसेस आप उनको ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली आउटसाइड द फैक्ट्री परमाइसेस का मतलब यहाँ पर ये रहता है, जैसे कि आपको कई तरह के बेनिफिट मिलना, जैसे कि आपको पेंशन का बेनिफिट मिलना, परमाइसेस के अंदर नहीं है ना, आपको बाहर मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलना, ऐसे ही आपको कई सारी और तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना इज कॉल्ड एज द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड आउटसाइड द फैक्ट्री परमाइसेस। ठीक है, अभी इसको और इलेबोरेट करेंगे हम, डोंट वरी। ओके जी, ओके, सो अब आईएलओ की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं, दैट इज टू द डेफिनेशन गिवन बाय द कमिटी ऑन लेबर वेलफेयर। 1969 में कमेटी बनी थी फॉर प्रमोशन ऑफ द लेबर वेलफेयर। इसने क्या बोला
इसने बोला कि भाई वो फैसिलिटीज और वो एम्यूनिटीज, वो सर्विस, वो फैसिलिटी और एम्यूनिटी जिसमें आपको आप इंक्लूड कर सकते हैं एडुकेट कैंटीन की फैसिलिटी, रेस्ट की फैसिलिटी कि भाई रेस्ट कर सके, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, ठीक है, कि वही जहां पर जैसे मैंने बोला कि कोई टीवी रूम हो सकता है जहां पे किसी और तरह की एक्टिविटीज प्रमोट की जा सकती है, कि भाई कोई आपने एक ग्रुप बना रखा है हु परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ एक्ट्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फेस्टिविटी। कोई दिवाली का फंक्शन है तो कोई आपने कोई रंगोली का प्रोग्राम रख लिया, अगर ऐसे ही अगर होली का प्रोग्राम है तो आपने इन बिटवीन ऑफिस आवर्स में ही एक होली का प्रोग्राम निकाल लिया। तो ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं जो आप साइड बाय साइड प्रोवाइड करते हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी इसमें आपकी कवर अप हो जाती है। एंड सिमिलरली यू हैव वेरियस अदर थिंग लाइक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, जहां पे आप प्रोवाइड करते हैं एज कंट्रीब्यूटेड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। दिस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट देना, जैसे वर्कर्स कंपनसेशन देना अगर कोई इंजरी हो जाती है, रेस्ट इंटरवल्स देना, पेड लीव देना, ये सारे आपके सोशल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू लेबर वेलफेयर या कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर किस किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या जरिए हो सकते हैं लेबर वेलफेयर को देने प्रोवाइड करने के। इसमें हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक हम बोलते हैं इंट्रामुरल, मुरल, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, दिस इज विद इन द बाउंड्री वॉल्स, विद इन द बाउंड्री वॉल्स और द प्रीसेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इंट्रामुरल इज अबाउट, मुरल का मतलब सिंपल अगर आप लेके चलें तो वॉल, इसको आप वॉल कह सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रामुरल मींस जो आपकी चार दीवारी के अंदर दी जाने वाली सर्विसेज है, मतलब जो फैक्ट्री की बाउंड्री है, उसकी जो बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर जो फैसिलिटीज आप दे सकते हैं उसको इंट्रामुरल बोला जाता है, दैट इज विद इन द प्रीसेंट ऑफ द फैक्ट्री। एंड ऐसे ही जो आपको फैक्ट्री परमाइसिस से बाहर मिलने वाली सुविधाएं हैं, जैसे आपको ऑफिस तक लेके आने की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो गई, ऐसे आपको कई सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, क्रेच की फैसिलिटी, ये सारे आपके ऑफिस प्रोमाइसेस के हो सकता है बाहर प्रोवाइड आपको किया जा रहा हो। एंड जब बाहर प्रोवाइड किया जाएगा तो इसको हम एक्स्ट्रा मुरल बोलेंगे, ठीक है, देन वी विल कॉल इट एक्स्ट्रा मुरल। भारतीय लेट हो गए आप आज क्लास में, ओके। सो देख लेते हैं कौन सी फैसिलिटीज हैं जो आपकी इंट्रामुरल में आती है। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट फैसिलिटीज, दैट इज लैट्रिन एंड द यूरिनल प्रोवाइड करना, वॉशिंग बेदिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बिकॉज आपका जो इंडिविजुअल है, जो वर्कर है, वो जिस काम में है वो मैनुअल वर्क है, तो वहां पर आपको बेदिंग के लिए भी उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। उसकी जो यूनिफॉर्म है या ड्रेस है उसको भी वॉश करने के आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था अबाउट एक एक्ट हमने कवर अप किया था, तब हमने इसको रेफरेंस लिया था। मुझे बताओ मैं कौन से एक्ट की बात कर रहा हूं जहां पे वॉशिंग एंड बेदिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी होती है, और साथ साथ क्रेच फैसिलिटी। ये विद इन द प्रीमाइसेस भी हो सकती है और आउटसाइड द प्रीमाइसेस भी हो सकती है, बट 500 मीटर के अंदर अंदर होना चाहिए फैक्ट्री के नियर बाय, ठीक है। रेस्ट शेल्टर्स, कैंटीन्स, अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, ये सारे आपके विद इन द फैसिलिटी आते हैं। हाँ जी, मैं कौन से एक्ट की बात कर रहा हूं जो मैं वॉशिंग एंड बेदिंग फैसिलिटी की बात करता हूँ? वेरी नाइस, बहुत अच्छे आंसर हैं, बहुत टाइमली आंसर आ रहे हैं। दैट शोज कि आप अच्छी रिवीजन कर रहे हो ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ की भी, जो हम ऑलरेडी मॉड्यूल कवर अप कर चुके हैं। दैट्स वेरी नाइस। सो ये है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है वो वॉशिंग फैसिलिटी, रेस्ट फैसिलिटी, क्रेच फैसिलिटी, आपको मेडिकल फैसिलिटी, इन सब के लिए उसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे जब आप कैंटीन फैसिलिटी देंगे, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, वो फीमेल वर्कर्स होंगी जब आप क्रेच फैसिलिटी देंगे, और ऐसे ही कई सारे और प्रोविजन, ठीक है। न्यू लेबर कोड में भी डेफिनेटली, बिकॉज वो सब्स्यूम कर रहा है तो उसमें भी सारे प्रोविजन आएंगे। ओके, तो ये होगी आपकी इंट्रामुरल फैसिलिटीज। इसके बाद बात करते हैं अबाउट द एक्स्ट्रामुरल, अबाउट द एक्स्ट्रामुरल फैसिलिटीज। तो एक्स्ट्रामुरल फैसिलिटीज में हमारे पास फैसिलिटीज आ जाती हैं, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट, बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जैसे टाटाज हो गए, जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज हो गई, तो ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द अदर बेनिफिट जो इन जनरल सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड करते हैं, कि आपको एक रेजिडेंशियल क्वार्टर प्रोवाइड कर देते हैं, एक हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। सो हाउसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मैटरनिटी बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है, सो दैट इज देयर। सोशल इंश्योरेंस, जहां पे आपको ग्रेचुटी, पेंशन, ये सारे बेनिफिट, ये सारे जो बेनिफिट है,
ये आपको आउटसाइड द प्रमाइसेस मिल रहे हैं, ठीक है। आपको ग्रेचुइटी का बेनिफिट कब मिलता है? जब आप रिटायर हो जाते हैं। पेंशन कब शुरू होती है? जब आप ऑफिस छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोविडेंट फंड कब मिलता है? जब आपकी सुपरनुएशन या आपकी सर्विसेज जो है आप एंड कर रहे हैं विद दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन में यू गेट दिस जो बेनिफिट आपको मिलते हैं उसको हम एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटीज बोलते हैं, विच इज आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट, विच इज आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपकी आ जाती हैं अकॉर्डिंगली इस पूरे वेलफेयर टाइप्स में। तो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब आगे चलते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं इन द वेरियस अदर एस्पेक्ट। अच्छा, आपको एग्जाम में एक डेफिनेशन भी आ जाता है रिगार्डिंग प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट जैसे यहाँ पे वर्ड था हमारे पास, तो ये वर्ड भी आपको जो है इसका मीनिंग एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हम क्लियर करेंगे। दैट इज प्रीसेंट्स। प्रीसेंट्स का मतलब एज आई सेड कि प्रमाइसिस होता है। तो मैं अगर कोई फैसिलिटी इस बाउंड्री वॉल के अंदर दे रहा हूं, इस बाउंड्री वॉल के अंदर अगर मैं दे रहा हूं कोई फैसिलिटी, देन इट विल बी कॉल्ड द प्रीसेंट और द इंट्रा मुरल। कि यहां इसके अंदर अगर मैं दे रहा हूं तो इट विल बी कॉल्ड एज इंट्रा मुरल फैसिलिटी। इंट्रामुरल फैसिलिटी, और इसको आप इंट्रामुरल फैसिलिटी बोलो, आप इसको विद इन द फैक्ट्री फैसिलिटीज बोलो, या फिर प्रेजेंट विद इन द प्रेजेंट फैक्ट्री बेनिफिट्स बोलिए, वो सारे इसके फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर है। लेकिन इसके बाहर भी मैं कुछ फैसिलिटी दे सकता हूँ, जैसे मैं क्रेच को जो है यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो क्रेच जो है दोनों तरफ से होता है, मैं विद इन द एरिया भी विद इन द प्रेजेंट भी मैं क्रेच लगा सकता हूँ, बाहर भी लगा सकता हूँ, तो दोनों ही इसमें काउंट होंगे। बट इसके अलावा जैसे हमने देखा मेडिकल बेनिफिट्स, हॉस्पिटल, हाउसिंग एंड इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी, ये सब आपके इसके अपार्ट हैं। तो ये हम अकॉर्डिंगली कवर अप, इसको हम एक्स्ट्रा मुरल में कवर अप करते हैं, ठीक है जी। तो ये होगी हमारी क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ वर्कर वेलफेयर, कि किस तरह से आप दो पार्ट्स इसको डिवाइड करते हैं। अब तीसरी बात, कैटेगराइज। अब इसको हम लेबर वेलफेयर की जो सर्विसेज हैं, अब हम सर्विसेज की बात करें, एम्यूनिटीज वगैरह हमने अलग कर दिए हैं। अब सर्विसेज की हम बात करें कि सर्विसेज को, लेबर को मिलने वाली सर्विसेज को फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज इकोनॉमिक सर्विसेज, जहां पे आप उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि मैं अगर इसमें आपको जैसे कि अभी हमने बात की कि भाई मटर्निटी बेनिफिट आप दे रहे हैं, दैट इज जहां पे पेड लीव है, लीव्स हैं, ठीक है। कुछ जो रनिंग नोट्स है साथ के आप बनाते चलिए ताकि आपके पास एग्जाम पर रहे। बाकी आपको डिटेल हैंडआउट में दूंगा इस लेक्चर के साथ में, उससे जरूर पढ़िएगा। 10-12 पेजेस का वो हैंडआउट है। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड देयर आर वेरियस एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं इसमें कवर अप की है। फॉर एग्जांपल, एवोल्यूशन ऑफ द सोशल वेलफेयर, ठीक है, कि कैसे हम 1881 से फैक्ट्रीज एक्ट बनाते हुए और फाइनली हम न्यू लेबर कोड तक आ चुके हैं, ठीक है। तो वो एक जर्नी जो है वहां पे एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एवोल्यूशन ऑफ लेबर वेलफेयर में आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, कि कैसे आपका इनिशियली द बेनिफिट्स वाज कि आपका 8 आवर की वर्किंग आवर्स लिमिट या 12 आवर की वर्किंग आवर्स आपके फिक्स किए गए, एक वीकली ऑफ की प्रोवाइड किया गया। फिर 1900 से लेके 1950 तक का पीरियड आ जाएगा या 1947 तक का पीरियड आ जाएगा, व्हेन यू हैव वेरियस अदर पॉलिसीज। ट्रेड यूनियन एक्ट आपका आएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सिमिलरली कई सारी और भी आपकी कमेटीज बनेगी, रेग कमेटी बनेगी, व्हाइटले कमेटी बनेगी, ये सारे अपनी अपनी रिकमेंडेशन देंगे। ये सारा मैंने हैंडआउट में आपको प्रोवाइड किया, तो वहां पे जरूर देख लेना, ठीक है। एंड बिकॉज अभी हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे फोकस करें, सो आई एम रेफरिंग हियर, रेफरिंग टू स्पेसिफिक पॉइंट। ओके जी, चलो इकोनॉमिक सर्विसेज की हम बात कर रहे थे, तो और मुझे बताओ इसके अलावा आप और क्या नेम दे सकते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज में? हाँ जी, अभी अभी मैंने बताया इकोनॉमिक सर्विसेज में और क्या नेम्स आप रेफर कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द अदर एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज? हाँ, हिस्ट्री, शिवानी, हिस्ट्री जो है एवोल्यूशन पार्ट है ऑफ लेबर वेलफेयर, वो इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको बोला क्यों हैंडआउट से आपको पढ़ना है। ओके जी, आंसर आ रहे हैं, पेंशन और ग्रेचुटी, ओके, और मेडिकल फैसिलिटी मैं बोल देता हूँ इसमें। वैसे मेडिकल फैसिलिटी को इसमें ना लिख के मैं कंपनसेशन लिख देता हूँ, ठीक है। जो कंपनसेशन मिलेगा वो इकोनॉमिक बेनिफिट में आएगा।
कंपनसेशन, ओके जी। और हु इज दिस? अभिजीत, वेरी नाइस। क्रेडिट फैसिलिटी, कि आपको अगर लोन भी मिल पा रहा है आपके ऑफिस से, तो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक बेनिफिट, क्रेडिट फैसिलिटी। हाँ जी, और बताइए। इंश्योरेंस बेनिफिट, ओके, वेरी नाइस। संजना, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में रेफर कर रहे हो आप? सैलरी देना तो वो तो बेसिक पार्ट है ना। सैलरी देना इज नॉट अ एडिशनल फैसिलिटी, आप कोई इकोनॉमिक सर्विसेज नहीं दे रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब। ओके, मेनली हमारे एग्जांपल हम लेके चलते हैं, बाकी आप जो ऐड करना चाह रहे हैं दैट इज मैं इन्हीं हेड्स में उनको डाल सकता हूं। ठीक है, अब जैसे सुब्रत जो है वो गोल्डन हैंडशेक की बात करें, मतलब एक वॉलंटरी रिटायरमेंट जहां पे आपको एक लमसम अमाउंट जो है कंपनसेशन के लिए मिल जाता है, बट वो आपका आफ्टर योर सर्विस है ना, वो तो सर्विस छोड़ने के लिए। आप व्हेन यू आर इन द सर्विस, तो फिर आपको क्या बेनिफिट्स या उस सर्विस की वजह से आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज तो आपका गोल्डन हैंडशेक में यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, दैट इज आपको जो पेंशन बेनिफिट्स मिल जाते हैं या फिर ग्रेचुटी बेनिफिट्स, या इसके अलावा एडिशनल जो आपको कंपनसेशन मिल जाती है फॉर द पर्पज ऑफ डिसएसोसिएटिंग विद द इंस्टीट्यूशन। ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गए। ट्रेवल अलायंस वगैरह का भी एग्जांपल, हाँ, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज में। चलिए, वेरी नाइस। अब इसके बाद आते हैं दूसरी तरह की सर्विसेज, जहां पे हम बात करते हैं रिक्रिएशन सर्विसेज। नाउ रिक्रिएशन सर्विसेज का मुझे एग्जांपल दीजिएगा, रिक्रिएशन सर्विसेज में क्या आप ऐड करेंगे? ठीक है, अभी अभी मैंने बताया इसमें रिक्रिएशन सर्विसेज में के एग्जांपल भी मैंने दिए, बस अब आपको इनको डिवाइड कर देना, एक रिक्रिएशन एक्टिविटीज में आप क्या क्या इस सर्विसेज में क्या क्या डालेंगे। ठीक है, कोई मुझे बता रहा है क्लब सर्विस, ओके जी, क्लब सर्विस लिख देता हूं मैं इसमें। और टीवी, टीवी रूम, ओके। और बताइए जी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स के लिए कोई फैसिलिटी आपने प्रोवाइड कर दी, वेरी नाइस। जिम प्रोवाइड कर दिया, वेरी गुड, जिम प्रोवाइड कर दिया, हाँ जी, वेरी नाइस। और क्या हो सकता है? मैगजीन, हाँ, मैगजीन्स या रीडिंग रूम, आपने एक रीडिंग रूम भी बना रखा है, रीडिंग रूम, ओके। हाँ, योगा रूम या कई तरह के रिक्रिएशन रूम भी बोल सकते हैं आप, उसमें सब कुछ आप ये सारी चीजें उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, वेरी नाइस। सो मैं आपसे क्यों ये पूछा था, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू सी कि आपको कितनी क्लैरिटी अभी तक आ चुकी है। तो इकोनॉमिक सर्विसेज आर क्वाइट क्लियर, रिक्रिएशन सर्विसेज भी क्लियर है हमें। और तीसरा एक और इसमें हम टाइप है जिसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग वे में, दैट इज फैसिलिटेटिव सर्विसेज। अब फैसिलिटेटिव सर्विसेज में इसमें मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें मेंशन कर सकता हूँ आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलना। ठीक है, कि आपको ऑफिस से पिक करना और घर से पिक करना, ऑफिस छोड़ना, और ऑफिस से पिक करना, घर छोड़ना, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको कोई प्रोवाइड कर रहा हो। ऐसी आपको कैंटीन प्रोवाइड कर रहा हो, कैंटीन फैसिलिटी, ओके। और ऐड कीजिए, इसमें और क्या ऐड करेंगे? हाँ, किसी ने बताया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, दैट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस बेनिफिट। यस, रेस्ट रूम, ठीक है, टॉयलेट फैसिलिटीज एंड ऑल। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस, क्रच फैसिलिटी, एम्बुलेंस, ओके जी, हाँ जी, और बताओ। वीकेंड, वीकेंड व्हाट? वीकेंड आउटिंग, वीकेंड आउटिंग फैसिलिटी नहीं है ना, फैसिलिटी फैसिलिटी नहीं है, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आएगा। फर्स्ट एड को मैं एम्बुलेंस एंड फर्स्ट एड में डाल सकता हूँ, ओके जी, और बताइए। वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी आपको ट्रांसपोर्ट के लिए मिल जाएगी, ऐसा आपको वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं मिल रहे फॉर योर पर्सनल सेफ्टी। टूर फैसिलिटी और रिक्रिएशन में आ जाएगा। ड्रिंकिंग फैसिलिटी, यस, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, कि आपको भाई ड्रिंकिंग फैसिलिटी आपको मिल रही है।
ओके, और पोर्टेबल वाटर, ओके जी, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी वो हो गया, मेडिकल फैसिलिटी भी लिख लिया हमने इसमें, इसको मैं डायरेक्टली मेडिकल फैसिलिटी कर देता हूँ। मेडिकल फैसिलिटी, चलो वेरी नाइस। नाउ इसको आपके लिए थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए और थोड़ा आपको याद रहे इसके लिए मैं अगेन हमारे एक बड़े प्यारे से इंडियन बॉलीवुड मूवी के स्टार रहे हैं अनिल कपूर जी, उनका फिर से एग्जांपल लेंगे। ठीक है, वो बहुत काम आते हैं, उनको आज ट्वीट करके मैं ट्विटर पे थोड़ा उनको थैंक यू बोल देता हूँ कि वो हमारे लेक्चर में बड़े काम आ जाते हैं। ठीक है, नहीं लाडला मूवी नहीं, आज लाडला मूवी का एग्जांपल नहीं लेंगे, आज हम बोलेंगे एक अलग मूवी का एग्जांपल। मुझे इस एग्जांपल में सबसे पहले ये बताओ कि कौन सी मूवी का सीन है। देखें, आप लोगों को पता भी है मूवी जिसका मैं तभी एग्जांपल दे पाऊं। जैसी अंतिमा, अंतिमा ने झटाक से आंसर दिया है। नहीं, मजनू भाई नहीं है ये। ओके, सो देर आर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज द आंसर। अच्छा, कोई कई पूछ रहे हैं सर हीरोइन बता दो। अच्छा, मैं यहाँ पे अंताक्षरी खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना? तो ये लो, तुम हीरोइन भी देख लो अगर पहचान सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई द एक्ट्रेस हेयर? ओके जी, अब बता दो। ओके, सो ये जो मूवी है ये है हम दिल दे चुके सनम। ठीक है, ये मूवी का नाम है दिल दे चुके सनम। इस मूवी में एक सीन था, या इस मूवी का जो पूरा का पूरा प्लॉट है। हाँ जी, बाकी भी कुछ आंसर करना चाह रहे हो वो भी देख लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, अरे मैंने नेम गलत बोल दिया किसी ने। हम आपके दिल में रहते हैं, यस, श्रद्धा। हम आपके दिल में रहते हैं, दैट इज द नेम ऑफ द मूवी। नाउ सुनो, अभी क्या है इस मूवी में क्या सीन था। अभी स्टूडेंट के चैट पढ़ते 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 मैं भी थोड़ा इधर उधर हो गया। ठीक है, हम आपके दिल में रहते हैं मूवी का एक जो बेसिक थीम था दैट वाज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कि क्या कि अनिल कपूर जो है वो एनआरआई होता है और वो वापस रिटर्न करता है टू हिज कंट्री, एंड वेयर ही हिज फादर फोर्स हिम टू मैरी, एंड इवेंचुअली ही एंड अप मैरिंग वर्कर ऑफ हिज ओन इंडस्ट्री। उसकी खुद की फैक्ट्री जो है, उसकी खुद की इंडस्ट्री में एक वर्कर है, उसी से वो मैरिज कर लेता है। मैं इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात हो चुकी थी, भैया अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एंड शी गर्ल्स आल्सो एग्रीज टू मैरी बिकॉज ऑफ द फैमिली सिचुएशन एंड the conditions of which within the family, financial conditions and all. So she agrees. And अब क्या होता है कि initially she is being treated as an employee of the factory as all are being treated. So वही सारे benefits हैं, that is जो आपको बोनस मिल जाता है, या फिर आपको किसी तरह की इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। तो वो सब कुछ एज इट इज सेम था, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिवाइज करने के लिए या उसको इंकरेज करने के लिए प्रोवाइड करता है, तो दैट इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, अब मुझे बाकी सबको मूवी याद आ गई, अब तो प्रॉपर स्पेसिफिकली वो प्लॉट बताने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, एक साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है यही बता दिया। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये तो बात थी कि इनिशियली जो मैरिज की बात होती है, अब एक साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है खत्म। ठीक है, जैसे अभी किसने बताया मुझे, ये हिना कह रही कि एक साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, तो वन आफ्टर 1 ईयर दिस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। अब एक साल के बाद सिचुएशन ये आती है कि ही सेज कि भाई वी विल नॉट बी रिन्यूइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, एंड हमारी बात नहीं बन पाई, एंड आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज एंड आल्सो लेट्स एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट हियर इटसेल्फ। नाउ दिस गर्ल डिडंट इन्फॉर्म हर फैमिली अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में आप कहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इज नॉट इंडिया में तो जन्म जन्मों का बंधन हो जाता है ना। सो एक जन्म नहीं, आप 7 जन्म के लिए बंध गए। सो यहाँ पे तो सिचुएशन एक साल में ही चेंज हो गई है। ठीक है, अब बात क्या हुई कि जब अब बिकॉज शी इज ऑल्सो इम्प्लाई, सो दो दे दिस सेपरेशन हैज हैपेंड कि भाई दोनों अलग हो गए हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, बट द सिचुएशन इज कि अब ये वो जो वर्कर है ये तो हमेशा उस फैक्ट्री में दिखने वाली है, एस्टेब्लिशमेंट में दिखने वाली है। ठीक है, एंड इवेंचुअली ही ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस गर्ल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। एंड जब उसको ये रियलाइज होता है कि भाई शी वॉज एक्चुअली into love in live love with me, एंड मुझे भी अब प्यार हो गया है। ठीक है,
उसको पहली बार में हो गया था, पहली बार में चलो दोनों को ही नहीं हुआ था, बाद में हुआ था। अच्छा, ऑनलाइन किस, तुम लोगों ने ये मूवी भी देखी हुई है और इसके कैरेक्टर्स के नेम भी याद है, दैट्स वेरी नाइस। मेगा मेगा सब लगे हुए हैं। ओके जी। नाउ ये सरप्राइजिंग है कि आप लोग इतनी पुरानी मूवी भी आप लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, टीवी कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है लग रहा है। ओके, तो अब सिचुएशन क्या हुई कि when she is not into relationship and this boy, this Anil Kapoor is into that much thing कि अब उसे वो परस्यू करना चाह रहा है, या उसको इंगेज करना चाह रहा है, या उसको वू करना चाह रहा है, मतलब चाह रहा है कि वो मान जाए वापस से शादी के लिए, या अपनी गलती का उसको रियलाइज हो जाता है। तो फिर क्या सिचुएशन बनती है कि अब वो उसे अब क्योंकि वो एक वर्कर भी है वो, ठीक है, मेघा एज पर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब मेघा क्या है कि वो कई सारी और भी वो एम्प्लॉय की तरह भी काम कर रही है। अब क्योंकि वो एम्प्लॉय भी है, तो आप उसको अलग से ट्रीटमेंट अगर देंगे, तो वो देने की कोशिश की कि भाई अलग ट्रीटमेंट दे दो, कि मैं आपको एक कैबिन दे देता हूँ, बिकॉज बाय दिस टाइम शी वाज प्रेग्नेंट ऑल्सो। ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो अब सिचुएशन है कि भाई मैं आपको अलग से रूम दे देता हूँ। तो शी सेज कि नहीं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अगर हमारी मैरिज खत्म हो गया, तो आई एम जस्ट अ एम्प्लॉई नाउ, तो आई शुड बी ट्रीटेड लाइक अदर एम्प्लॉइज। तो हियर द सिचुएशन है, फिर इसको याद आती है कि भाई इसने भी कभी एनआरआई होते हुए, अपना एमबीए की डिग्री करते हुए, इसने लेबर वेलफेयर थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, ये लेबर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, जो आज आप लोग पढ़ रहे हो। तो उसने बोला कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हम दे ही रहे हैं, या इकोनॉमिक फैसिलिटीज तो हम दे रहे हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज तो हम दे रहे हैं, इसके अलावा अब हम अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्री को जो है, जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है, उसको हम कई सारे और वेलफेयर फैसिलिटीज भी देना शुरू करेंगे, जिसको आपने रिक्रिएशन फैसिलिटी बोला, या फैसिलिटेटिव सर्विसेज बोला। तो अब कैसी सर्विसेज कि भाई, अब पहले क्या था, बसों में आपकी नॉर्मल बस थी, उसको चेंज करके एसी बस कर दी, ताकि सारे सबको तो बेनिफिट मिले, बट एक्चुअली शी गेट द बेनिफिट बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो। इन अ सिमिलर वे, ऑफिस का जो जहां जिस फ्लोर पे वो काम करते हैं, उस फ्लोर को नीचे कर दिया सभी वर्कर्स के लिए, कि भाई सबके सब नीचे ही कंफर्टेबली काम कर पाएंगे। ऐसे ही देयर आर मेनी अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बीन प्लान, कि भाई कभी कोई एक्टिविटी, कभी किसी कोई कोई अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो प्रोवाइड करनी शुरू कर दी गई। बाद में बोला गया कि भाई जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनके लिए हम क्रच फैसिलिटी भी शुरू कर रहे हैं। तो वो आपकी एक फैसिलिटेटिव सर्विसेज में आ गया कि भाई क्रच फैसिलिटी भी आप दे रहा है इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, वो देना तो चाह रहा है इंडिविजुअली टू मेघा, but the situation is he need to give the service to everyone, so that actually the service reaches to her, because individually वो लेने नहीं जा रही है, और फिर आपको सबको ये देना है, दैट इज फैसिलिटेटिव सर्विस एंड द रिक्रिएशन सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज तो आप दे ही रहे थे। ठीक है, तो इवेंचुअली सो मच सो कि भाई उसके लिए अलग से एक कार जाती है उसको ऑफिस से घर लेने के लिए, वो बोलते हैं कि भाई ऑफिस ने पॉलिसी चेंज की है, दैट इज की जो मटर्निटी जो प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रही है महिलाएं, या वो फीमेल वर्कर्स, उनको हम जो है बस में नहीं भेजेंगे, उनको हम कार में भेजेंगे। तो सबके लिए, सिर्फ आपके लिए। सो दिस इज हाउ ही ट्राइज टू कन्विंस हर, एंड इवेंचुअली बिकॉज एज इंडियन ऑल इंडियन मूवीज एंड्स, वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं, एंड फाइनली दिस ऑल एंड्स। ठीक है, सो ये सारी स्टोरी रहती है। अब इस स्टोरी से तुम क्या समझे? इस स्टोरी से तुम ये नहीं समझे कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी चाहिए और या नहीं करनी चाहिए। तुम इससे ये समझो कि हमारे पास तीन तरह के फैसिलिटी सर्विसेज हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्विसेज, रिक्रिएशन सर्विसेज और फैसिलिटेटिव सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो ये है अनिल कपूर का पहले वाला फेज, इकोनॉमिक सर्विसेज वाला, और ये है अनिल कपूर का सेकंड वाला फेज, जहां पे रिक्रिएशन सर्विसेज और फैसिलिटेटिव सर्विसेज दी जा रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? ओके जी, अब आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर वेलफेयर। अब हम आते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि ये लेबर वेलफेयर करना क्यों है, व्हाई यू नीड टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ अ लेबर वेलफेयर। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट एस्पेक्ट, हम बात कर लेते हैं कि इसको आप किस किस पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब ज्यादा इसमें करने के लिए है नहीं। जो अभी हमने बात किया इसको रिकैप कर रहे हैं, इन द फैक्चुअल स्टोरी से बाहर निकल के पॉइंटर्स पे आ जाते हैं। नाउ इकोनॉमिक सर्विसेज में आपके पास एग्जांपल हमने लिया कि भाई पेंशन फैसिलिटी है, यू हैव पेंशन फैसिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब के सब जो है आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आते हैं। देन रिक्रिएशनल फैसिलिटी में हमने डिस्कस किया अबाउट द वेरियस थिंग, लाइक म्यूजिक फैसिलिटी आप दे रहे हो, स्पोर्ट्स, गेम्स, आर्ट्स, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं इन द ऑफिस प्रेमिसेस। क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? ताकि आपका ये जो रूटीन और मोनोटोनस वर्क एनवायरनमेंट है, ये चेंज हो जाए। ठीक है, वो मेघा और अनिल कपूर वाली स्टोरी से ये मत समझना कि रिक्रिएशन सर्विसेज इसलिए दी जाती है ताकि ऑफिस रोमांस चल सके, उसलिए नहीं दी जाती। रिक्रिएशन फैसिलिटीज इसलिए दी जाती हैं ताकि जो वर्कर का रूटीन काम है, भाई मैं पूरा 8 घंटे ऑफिस में सिर्फ एक मशीन ऑपरेट कर रहा हूं,
और सिर्फ एक दिन नहीं कर रहा हूं, मैं अगले 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल तक मैं वही मशीन बार बार ऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक मॉडर्न मोनोटोनस लाइफ मेरी हो जाएगी। एंड फिर क्या होता है कि वर्कर थोड़ा लीनियंट हो जाता है, वो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करता प्रॉपरली। एंड अदरवाइज ऑल्सो उसकी एक मेंटल हेल्थ को बड़ा इंपैक्ट होता है कि आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं, कोई उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, कोई उसमें चेंज नहीं है। सो आपका माइंड जो है वो काफी ज्यादा नम हो जाता है इन दिस सिचुएशन, और यू डू नॉट फील एसोसिएटेड विद योर वर्क, you do not have that kind of a motivation, you just consider yourself to be a part of the this machine itself, the factory में अपने आप को एक मशीन मानने लगते हो। तो उससे बाहर निकालने के लिए, बिकॉज हमने देखा है कि वर्कर्स, वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन वर्कर डिग्निटी और वर्क डिग्निटी, वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ मशीन, एंड वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट एज अ वर्कर्स आर नॉट कमोडिटी और अ प्रोडक्ट, but they are important part of the whole industrialization system itself। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप उसको इस सारे वर्क रिलेटेड हजार से बचाने के लिए, वर्क रिलेटेड मेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए आप बीच बीच में ऐसी एक्टिविटीज कराते रहते हैं, जहां पे आप कोई फ्राइडे को करा लेता है, कोई सैटरडे को करा लेता है। मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को संडे भी काम पे लगा दिया। ठीक है, वैसे तो मेरी खुद की विश थी कि मैं संडे क्लासेस के लिए आ जाऊं, बिकॉज आप लोगों का ऐसा डिमांड रहा है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी से फटाफट कवर करवा दो कि हमें अपना शेड्यूल को अकॉर्डिंगली स्ट्रीमलाइन करके आपका सोशल सिक्योरिटी जो है मॉड्यूल शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वो आपका अभी फ्राइडे से ही शुरू हुआ है, और फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर हम कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दिस सेशन में गो ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, सो दैट विल बी यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो टू ज्वाइन इन। अगर उन्होंने अभी नहीं ज्वाइन किया है तो अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, तो देन थर्ड इज योर फैसिलिटेटिव सर्विस, जहाँ पे आप हाउसिंग फैसिलिटी, आप मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हैं। देन इसमें अगर हम और भी चीजें ऐड कर लें, जैसे एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वर्कर की एजुकेशन या फिर उसके आगे फैमिली में चिल्ड्रंस की एजुकेशन, उसके लिए भी काम किया जाता है। वर्कर्स के एजुकेशन से मेरा मतलब है दैट इज टू ट्रेन देम और अपस्किल देम, उनको नया स्किल देना एंड उनके राइट्स के बारे में बताना, एंड बाकी सारी फैसिलिटीज आपके इसमें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, ये सारी फैसिलिटीज भी आ जाते हैं। नाउ अब ये करना क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अब ये करना क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ इंपॉर्टेंस की बात करें तो नंबर 1, एज आई सेड कि भाई इट विल इंप्रूव इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जहां पे आप वर्कर को मशीन ना मानकर अगर उसको एक ह्यूमन मान रहे हो, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, तो इवेंचुअली ही विल आल्सो थिंक हिमसेल्फ टू बी एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। और वो एसोसिएशन जब बनता है तो वो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए आपसे नहीं जुड़ा, बिकॉज मॉनेटरी बेनिफिट किसी और फैक्ट्री में मिल सकता है, वो वहां भी जा सकता है, बट वो आपसे जुड़ता है ताकि ओवरऑल एक रिलेशनशिप जो है आगे ग्रो कर सके। एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर हियर। लेबर वेलफेयर करने का पर्पस ही होता है ओवरऑल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन, ताकि स्ट्राइक से बचा जा सके, ताकि डिससेटिस्फेक्शन से बचा जा सके, और ऐसी लेबर को कई सारे और होने वाले स्ट्रेस से बचा जा सके। तो आप पहले ही उन लेबर वेलफेयर मेजर्स उठा लेते हो, ताकि अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक बेनिफिट आप वर्कर को सेटिस्फाई अगर रखेंगे, सो यू विल बी हैविंग अ हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, एंड देन इट विल आल्सो क्रिएट अ क्रिएशन ऑफ अ परमानेंट लेबर फोर्स। की परमानेंट लेबर फोर्स मतलब अगर आप उसको एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट मान रहे हैं फैक्ट्री का, उसको डिग्निटी दे रहे हैं, अगर आप उसकी रिक्रिएशन एक्टिविटी का ध्यान रख रहे हैं, उसके मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रख रहे हैं, या मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हिज फिजिकल हेल्थ एंड सेफ्टी इटसेल्फ, सो ही विल नॉट लाइक टू स्विच। ठीक है, और ये एक डेटा के बेसिस पे प्रूव्ड है कि अगर अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्विसेज बेनिफिट्स, अगर आप उसको रिक्रिएशन फैसिलिटीज या वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपसे लंबे टाइम के लिए एसोसिएट करता है वो वर्कर। ठीक है, तो ऐसा वर्कर जो आपके लंबे टाइम के लिए एसोसिएट कर रहा है, सो वो कहीं और नहीं जाएगा और आपको परमानेंट लेबर फोर्स मिलेगी, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है उसको इसमें बेनिफिट मिल जाता है कि भाई हम इस तरह से, क्योंकि ये काफी टाइम से हमारे साथ वर्कर जुड़ा हुआ है, तो वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, तो इट विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3, दैट इज इंक्रीज इन द जनरल एफिशिएंसी एंड द इनकम ऑफ द वर्कर। एज आई सेड कि भाई आपका मोनोटोनस लाइफस्टाइल नहीं है, अब आपकी वो मोनोटोनस लाइफस्टाइल नहीं चल रही है, या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा है, कॉर्डियल है, हेल्दी है एंड हैप्पी है। तो ऐसी सिचुएशन में द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है,
गवर्नमेंट में भी अब करना शुरू किया गया है, बट प्राइवेट आर क्वाइट क्रिएटिव इन दिस, दैट इज प्रोवाइडिंग ग्रुप ट्रेनिंग करना, या एक ग्रुप का टूर लेके जाना, या फिर कई सारी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कराना। इससे क्या है, अल्टीमेटली दे एम कि भाई एफिशिएंसी बढ़ जाए। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस से, कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस है तो हर एक एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानता है, हर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, दे आर सीइंग द अदर साइड ऑफ द इंडिविजुअल की हाउ कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल दे आर, और एक दूसरे कॉपरेशन करना आता है। सो इससे जो आपका प्रोजेक्ट्स है उसको कवर अप करने में, उसको हैंडल करने में बड़ी हेल्प मिल जाती है। दैट इज यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम एंड यू अंडरस्टैंड योर रोल एंड अकॉर्डिंगली यू वर्क। ठीक है, सो ये एफिशिएंसी और एंड इनकम ऑफ द वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमारा मतलब है कि जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी एक इंडिविजुअल वर्कर की बढ़ती है तो ही अर्न्स मोर। अगर इंसेंटिव का प्रोग्राम है वहां पे तो ही विल अर्न मोर ऑल्सो। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज एनहांस द मोरल ऑफ द वर्कर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये उसके ओवरऑल वर्क को, बिकॉज वो अपने आप को एक पार्ट ऑफ वो फैक्ट्री मान रहा है या एक एसोसिएशन मान रहा है विद द एम्प्लॉयर, तो उसके मोरल को ही बूस्ट मिलता है कि भाई मैं इस फैक्ट्री के साथ और अच्छा काम करूं। ठीक है, ये फैक्ट्री मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरे बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रख रही है, मुझे जरूरत पड़ी तो इन्होंने मुझे लोन दे दिया। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं इमीडिएटली। मुझे जब मैं 3 दिन के लिए या हफ्ते के लिए जब बेड रेस्ट पे था तब भी मुझे फुल सैलरी मिल रही है अलॉन्ग विद द मेडिकल कंपनसेशन, सो आई शुड बी लॉयल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका एक मोरल जो है वो बूस्ट रहेगा। देन सिमिलरली नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट आई बिलोंग हियर। ठीक है, कि मेरा मेरा मालिक जो है मुझे रोज सुबह मेरे नाम से आके बुला देता है, वो मुझे जानता है और मेरे मेरे दुख सुख में वो मेरे साथ है, तो आई बिलोंग हियर। ठीक है, तो वो इससे ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग से आपको बेनिफिट क्या मिलता है? दैट इज परमानेंट लेबर फोर्स इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन द आउटलुक ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये मैं जो सारे कीवर्ड डिस्कस कर रहा हूं ना आपसे, ये आपको एज इट इज एग्जाम में ऑप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द is important with respect to labor welfare. ठीक है, या लेबर, व्हाई वी नीड टू डू द लेबर वेलफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रीइंफोर्स दिस स्टेटमेंट, ऐसा कुछ करके आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। सो वहां पे आपको एज इट इज ये कीवर्ड जो है लिखने हैं या टिक करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज चेंज इन द आउटलुक ऑफ द एम्प्लॉय और द एम्प्लॉयर, कि भाई एम्प्लॉयर को जो पहले आप मान रहे थे कि बहुत खड़ूस है, अब आप मान रहे हैं कि भाई खड़ूस नहीं है, ही इज अ गुड पर्सन, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटी जब मैं जरूरत पड़ी मुझे तो इसने दिया, मुझे इसने लोन दे दिया था जब आई वाज नॉट इवन गेटिंग द लोन फ्रॉम द मार्केट बिकॉज मेरी सैलरी बहुत कम है, तो ही इज अ गुड पर्सन। ठीक है, तो जब आप सिर्फ इकोनॉमिक फैसिलिटी ही देते हैं या सिर्फ आप वेजेस या रिम्यूनरेशन ही देते हैं, तो द ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय इज कि भाई ये तो सिर्फ सैलरी क्यों दे रहा है, ताकि मैं, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूं इसलिए मुझे सैलरी दे रहा है। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी वर्कर को कुछ फैसिलिटी दे सकते हैं अंडर द वेलफेयर फैसिलिटीज, तो ही विल एसोसिएट हिमसेल्फ एंड ही विल सी यू इन अ वेरी गुड मैनर। आपको एक अच्छे स्टेचर पे देखेगा, एक अच्छे एम्प्लॉयर की तरह देखेगा, जिससे वो चाहेगा कि भाई मैं इसे एसोसिएट करूं। तो आपका एज अ एम्प्लॉयर आपका आउटलुक चेंज हो गया। चाहे आप इसको कॉस्ट ऑफ बिजनेस मान लीजिए कि आपको लेबर वेलफेयर पे काफी कुछ पैसा भी लगेगा, बट इसको आप अगर पार्ट ऑफ कॉस्ट मानेंगे तो आपको कई चीजों में बेनिफिट होगा, लाइक एफिशिएंसी बढ़ाने में, परमानेंट वर्कफोर्स के लिए, एंड ऐसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्ट, अगर अच्छा कॉर्डियल इंडस्ट्रियलाइजेशन बनेगा तो आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक नहीं होगी, लॉकआउट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कई सारे और एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं, and it will be this can be achieved from these labor welfare facilities. Now number 7 is improvement in the improvement of the morale and the mental health of the worker. ठीक है, मेंटल हेल्थ की हमने ऑलरेडी बात की कि उसका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा अगर आपको रिक्रिएशन फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब अगर आप उसको हर 2 महीने में कोई ना कोई ऑफिस ट्रिप जा रहा है, कहीं कभी शिमला घुमा रहे हैं, कभी मसूरी घुमा रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं, सो दैट इज अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। मैं चाहूंगा मेरा ऑफिस जो है हमें एक इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाए। ठीक है, आपके जरिए से मैं भी अपनी बात कह जाता हूं। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। देन दैट इज बेनिफिट टू द सोसाइटी। ठीक है, कि ऑफ सोसाइटी को क्या बेनिफिट आप देते हैं। नाउ अब ये बेनिफिट ऑफ सोसाइटी कैसे आ गया? अभी तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे कि वो अच्छा हो। नाउ बेनिफिट टू द सोसाइटी इज बिकॉज, अब देखो, जब आपने कई बार देखा है कि भाई जैसे अब न्यू लेबर कोड है, ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे पीरियड में ही ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवा लिया, बहुत ज्यादा एजिटेशन शुरू हुआ। उसके बाद वर्कर्स ने बोला, ट्रेड यूनियन ने बोला कि अभी हमारी ऑलरेडी नौकरी जा रही है, ऊपर से आप हमारे ऊपर एक
रेगुलेशन लेके आ रहे हो, एक नई पॉलिसी लेके या एक नया फ्रेमवर्क लेके आ रहे, पॉलिसी फ्रेमवर्क, जहां पे अगर हमारी नौकरी जा भी रही है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, जहां पे क्राइटेरिया इंक्रीज कर दिया, कहां तक, कब आपको नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को अगर आप कोई ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट कर रहे हो। कितना नंबर है मुझे जरा बताओ, जरा आपकी नॉलेज चेक करें कितना रिवाइज आप कर रहे हो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, व्हाट इज द प्रोविजन रिस्पेक्ट टू ले ऑफ, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट अगर आप कर रहे हैं तो क्या कंडीशन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स which is required to inform the government or take permission from government। हाँ जी, क्या नंबर है इसका? वेरी गुड। तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग यू हैव 100 वर्कर्स। ये 100 वर्कर्स अगर आपके पास है, 100 या 100 से ज्यादा, तो आपको गवर्नमेंट से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है रिट्रेंचमेंट के लिए एंड ऐसे ही ले ऑफ के लिए। बट न्यू लेबर कोड ने फिर क्या चेंज किया इसमें? व्हाट आर द चेंजेस बाय न्यू लेबर कोड? ये क्या चेंज कर रहा है इसमें? ये नंबर कहां से कहां चेंज किया गया है? 100 से कहां लेके गए इसको? वेरी नाइस, बहुत करेक्ट आंसर आ रहे हैं। ये अभिजीत 250 क्यों बोल रहे हो? ये नंबर कहां से लिया आप लोगों ने? रवि, आपने भी 200 नंबर उठाया, दिस इज नॉट करेक्ट, नंबर इज 300। ये आपको एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 300 वर्कर्स और मोर। ये ऐसे नंबर्स को भूल मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपको, क्योंकि ये चेंज है, एक नई चीज है, तो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे जो भी चेंजेस न्यू लेबर कोड की वजह से आपके ओल्ड प्रोविजंस में आने वाला है, उन नंबर्स को, उन क्राइटेरिया को खास करके याद रखना, बिकॉज ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। नीतीश कह रहे हो मेरे लिए लॉबी करेंगे ताकि मैं फॉरेन ट्रिप पे जा सकूं सिर्फ। अब यही तो तुम समझे नहीं फिर, यही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। एक इंडिविजुअल वर्कर को अगर आप डिफरेंशिएटेड फैसिलिटी या सर्विस देना शुरू कर देंगे, तो वो एक हार्मनी क्रिएट करेगी विद इन द अदर एम्प्लॉइज। ठीक है, कि भाई इसको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है, क्यों मिल रहा है, उनको थोड़ी पता कि भाई तुम मुझे पसंद कर रहे हो इसलिए मिल रहा है। बट द थिंग इज कि आपको ओवरऑल सबको फैसिलिटीज देनी पड़ती है, सो दैट एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बने। हमें पूरी फैक्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना है। आपको याद होगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इंप्लाई और एम्प्लायर के बीच में नहीं होता, सिर्फ एम्प्लाई और एम्प्लाई के बीच में भी होता है। ठीक है, तो वो इम्प्लाई इम्प्लाई का रिलेशनशिप अच्छा बना रहे, इसमें चाहिए कि दैट इज एवरीवन आर बीइंग ट्रीटेड बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबर वेलफेयर। ठीक है, तो लेबर वेलफेयर की बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हाँ वंश, यश ठीक कह रहे हो तुम। चलो, तुम, अच्छी बात है, तुम लोगों को बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के डायमेंशंस पता लग गए हैं कि भाई कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है। दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, मैं तो बोला ही था कि बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल आप लोगों को ट्रेड यूनियन का लीडर बना के छोड़ना है। ठीक है, तो नाउ यू हैव दैट गुड, दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस, दैट्स वेरी नाइस। बट हैंड आउट को जरूर साथ के साथ पढ़ते रहा करो ताकि तुम्हें टेक्निकलिटीज भी पता लग सके। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द टॉपिक, दैट इज द थ्योरीज, दैट इज थ्योरीज एसोसिएटेड विद द लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर से जुड़ी हुई जो थ्योरीज हैं, इसमें मेनली 7 थ्योरीज रहती हैं। इन 7 थ्योरीज पे ही हमें काम करना है, और इसी की क्लैरिटी आपको एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये सारी थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें या फिर कोई डाउट है तो, कोई क्वेश्चन यहां तक तो बताइए। चलिए 1 मिनट लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो एक बार चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए।
राहुल इज आस्किंग कि मैं 4 पॉइंट स्टार्टिंग के फिर से बता दूं, एंड में पूछ रहे हैं राहुल, फिर अगर आपको चारों के चारों पॉइंट जानना है तो फिर एंड में पूछेगा, ठीक है। अच्छा, 4th पॉइंट कह रहे हैं। कौन सा 4th पॉइंट कह रहे हो राहुल, इसकी बात करो, मोरल ऑफ द वर्कर? राहुल अग्रवाल, यस। ओके, देखो राहुल अग्रवाल, बेसिकली क्या है कि जो मोरल ऑफ द वर्कर की हम बात करते हैं कि भाई मुझे आप इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप मुझे सैलरी तो दे रहे हो, दैट इज गुड। बट अगर आप मुझे लेबर वेलफेयर में और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, जैसे कि मैं आपने मुझे तब सपोर्ट किया जब मेरे फैमिली में कोई बीमार था, आपने मेरी वाइफ की मेडिकल फैसिलिटी के लिए सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया, या मेरे चाइल्ड की एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया, तो मुझे एक मोरल बूस्ट मिलता है कि यार मैं इस कंपनी के, अगर ओवर टाइम भी बोल रही है ना मुझे कंपनी, तो मैं कर लेता हूँ। 8 घंटे की जॉब मैंडेटरी है ना, तो मैं अपने ट्रेड यूनियन के पास नहीं जाऊंगा, उनको ये नहीं बोलूंगा कि यार मेरे को 8 घंटे बोला था और 2 घंटे बोल रहे ओवर टाइम कर दो। आप कंपल्सरी तो है नहीं, आपको पुश नहीं कर सकते ओवर टाइम के लिए, बट डेफिनेटली दे कैन आस्क यू इन दिस वे कि भाई आपको खुद याद आएगा कि आपका मोरल बूस्ट है, तो आपको ध्यान आएगा कि यार नहीं, मेरे को, मुझे इस कंपनी ने इतनी लीव दी थी जब मेरी वाइफ बीमार थी, मेरे चिल्ड्रन की एजुकेशन में इन्होंने पैसा दिया है, एंड मेरी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा दिया है। तो आज अगर कंपनी को मुझसे डिमांड है, बिकॉज कंपनी को एक टारगेट मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जहां पे उनको इतना प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना है, इतना नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनाने हैं, सो क्यों ना मैं इनको ओवर टाइम करके डिलीवर कर दूं। तो ये होता है आपका मोरल कि आप एकदम से जोश में आते हो कि भाई मुझे कंपनी के लिए कर जाना है, ठीक है। अदरवाइज बाकी बोलेंगे अरे कंपनी का बड़ा ऑर्डर आने वाला है इस टाइम पे, मैं लीव ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास वर्कलोड कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी लीव पेड होती है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट कैन नॉट बी दैट काइंड ऑफ lucrative थिंग फॉर यू, बिकॉज आपको पता है पैसा तो आ ही जाना है, बट आप फिर भी काम कर रहे हो, बल्कि और अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। ये थ्योरी आपको मैं अगर बताऊं तो अभी हम देखेंगे टाटा पे अप्लाई करेंगे उसको, तो टाटाज आर सच इंस्टीट्यूशन, जब गवर्नमेंट सिर्फ सोच रही थी वर्ल्ड ओवर, नॉट सिर्फ दिस इन इंडिया, जब गवर्नमेंट सिर्फ सोच रही थी कि हमने लेबर वेलफेयर जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने वर्कर्स को, तब तक जो टाटाज हैं, अलग अलग फील्ड्स में टाटा वर वर्किंग, सो चाहे वो स्टील प्लांट हो या अदर उनकी फैक्ट्रीज हो, वो ऑलरेडी अपने वर्कर्स के लिए वो कर रहे थे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जब अभी हम थ्योरीज पे आएंगे, देन विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। रोहित कह रहे हैं सर ये वेलफेयर मिलता भी है कि नहीं, बस किताबी ज्ञान है? अरे तुम देखो मिलता है, क्यों नहीं मिलता, अभी टाटा का एग्जांपल दूंगा मैं तुमको, कैसे नहीं मिलता। और बल्कि आपने देखा ना, ये इतनी सारी बेनिफिट्स हैं, अगर आप लेबर वेलफेयर देते हो तो इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो एम्प्लॉयर तो देते हैं ये बेनिफिट, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कितना देते हैं, और किस लिमिट तक देते हैं, बट दे प्रोवाइड दिस बेनिफिट, ठीक है। अब कोई इसको निगलेक्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि आप सैलरी के साथ साथ क्या क्या दे सकते हो। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में या यूरोपियन वर्ल्ड में या डेवलप कंट्रीज में क्या होता है कि सैलरी के साथ साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहा होता है, तो ये भी डिस्कस होता है कि आपका मेडिकल क्लेम्स या मेडिकल इंश्योरेंस में क्या क्या होगा, क्या आप उसमें डेंटल इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या आप बच्चों की एजुकेशन में होने वाला खर्चा या फिर बच्चों की हेल्थ कवर अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वहां पे इस पे भी डिस्कशन होता है, नॉट ओनली डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बट दे डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स बीइंग प्रोवाइडेड। तो वहां पे बिकॉज सैलरीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो एम्प्लाई जो प्रोस्पेक्ट एम्प्लाई है, मतलब जो मैं अभी भी अगर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक एम्प्लॉयर ये है जो मुझे मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे रहा है, चिल्ड्रंस की स्कूलिंग के लिए पैसा दे रहा है, एंड मेरे खुद के पर्सनल इंश्योरेंस में मेरी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं किया उसने, मेरा डेंटल इंश्योरेंस भी कवर अप कर लिया। ऐसे ही मेरी जो है कई सारी और फैसिलिटीज जो है फॉर मेडिकल चेकअप की हो गई या और तरह के बेनिफिट्स हो गए, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक है जो मुझे कहता है भाई सिर्फ सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, एंड सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, वो थोड़ी सी ज्यादा भी दे रहा है, बट स्टिल आई विल गो विद दिस बिकॉज इट इज गिविंग ए मोर ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है। सो ये होता है और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को देती है, वेस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इंडिया में भी अब बहुत ज्यादा हद तक ये सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, दैट इज नॉट अ इशू। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ वकार कह रहे हैं कि वर्कर्स को इतनी अवेयरनेस कहाँ होती है। नाउ वकार, मुझे एंड में ये बात याद दिलाना अवेयरनेस वाली, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल से समझाऊंगा जो आपको एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। वर्कर्स अवेयरनेस। और वैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने की कॉन्सेप्ट सीरीज, अगर आपने की कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुमने नहीं देखा हो तुम देखो, लेक्चर नंबर 19 अगर आपने देखा हो तो मैंने वहां पे आपको बताया कि वर्कर्स एजुकेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि सर उसको इतनी अवेयरनेस कैसे होगी कि उसको इतनी फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, तो वर्कर्स एजुकेशन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन काम करता है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन अगर तुमने की कॉन्सेप्ट सीरीज देखी है तो मुझे तुम चैट बॉक्स में बताओ, अगर नहीं देखी है तो देखना और फिर मुझे बताना, ठीक है। वहां पे मेंशन करना। एंड ऑल द अदर स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी तक ये सीरीज पूरी नहीं देखी है, चाहे वो यूट्यूब पे देख क्लासेस में एनरोल नहीं हो और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हो, तो भी ये सीरीज पूरी कंप्लीट करो। एंड बाकी जिन्होंने देखी है वो मुझे चैट बॉक्स में आंसर करो, यूट्यूब के चैट बॉक्स में भी, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी, और यहाँ लाइव क्लास में भी। हाँ जी राहुल, पीछे चल रहे हो फिर, अगर सिर्फ 11 ही लेक्चर देखे हैं उसके अभी तक तो सारे खत्म करो, बिकॉज वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे देता हूँ। मेरे पास एक ही आंसर अभी तक करेक्ट आया है, दैट इज श्रद्धा, श्रद्धा ने करेक्ट आंसर दिया, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। द आंसर इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वेरी नाइस श्रद्धा। सो आप एडिशनली उन टॉपिक को कवर अप करते चलो, बिकॉज वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, वापस आते हैं। नाउ अब हम बात करने लगे थ्योरीज की। तो ये 7 थ्योरीज हैं जिनको हमने कवर अप करना है, वन बाय वन शुरू करेंगे। सबसे पहली थ्योरी हमारे पास अबाउट द पुलिसिंग थ्योरी। पुलिसिंग थ्योरी का अगर मैं जिस्ट दूं, बाकी तो वर्डिंग है हम डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन सिंपल अगर जिस्ट दूं तो जो पुलिसिंग थ्योरी वो कहती है कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो कभी भी इंक्लाइंड नहीं होता लेबर वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अभी चैट बॉक्स में आप लोगों ने बोला कि सर कौन ही प्रोवाइड करता है, तो यही ये पहली अप्रोच है कि एम्प्लॉयर नहीं प्रोवाइड करेगा लेबर वेलफेयर, वो सिर्फ कहेगा कि सैलरी दूंगा और इसी में काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने गैंग ऑफ वसेपुर मूवी देखी है, आई गया गैंग ऑफ वसेपुर का रेफरेंस, तो उसमें एक स्टार्टिंग का सीन है जहां पे रामाधीर सिंह बोलता है कि भाई जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है फॉर दीज फैक्ट्रीज ऑफ दीज माइंस एंड ऑल, तो वहां पे वो क्या बोलता है कि सर, रामाधीर बोलता है कि पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो अच्छे एम्प्लॉयर्स थे, वो कमाई तो देते थे, मतलब पैसा तो देते थे, लेकिन उसके साथ रहने की जगह भी दे देते थे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मतलब उसका कहना मतलब है कि हम मिनिमाइज कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे, इनपुट कॉस्ट जो उसको मिनिमाइज करेंगे, तो हम पैसा दे देंगे, उस पैसे तो अपना घर अपने आप बनाता रहे, ठीक है। तो ये बात क्यों मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि एम्प्लॉयर का माइंडसेट देखिए कि वो हमेशा इस चीज को मैक्सिमाइज करेगा कि यार मैं अगर कितना पैसा बचा लूं, तो लेबर वेलफेयर पर पैसा खर्चने पे बिल्कुल राजी नहीं होगा। तो पुलिसिंग थ्योरी बोलती है कि यार लेबर वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयर तो कभी नहीं खर्चेगा पैसा। अगर आपने से पैसा निकलवाना है तो डंडे के जोर पे निकलवाना पड़ेगा, लॉ के बेसिस पे निकलवाना पड़ेगा, एक पुलिसिंग या एक लॉ लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इंश्योर कर सको कि लेबर वेलफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। बिकॉज हमने अभी इंपॉर्टेंस देखी, 8 तरह की इंपॉर्टेंस देखी। सो दिस थ्योरी सेज कि भाई पुलिसिंग सिस्टम की जरूरत है वेयर यू कैन एक्चुअली इंश्योर दैट द पर्सन इज गेटिंग द बेनिफिट, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर इज नेसेसरी फॉर द वर्कर। ये अंडर पुलिसिंग सिस्टम कहता है कि वर्कर्स को मैक्सिमम वेलफेयर मिलना ही चाहिए, इट इज नेसेसरी फॉर देम, एंड इट शुड बी the without compulsion or supervision or fear of punishment, no employer will provide even the barest minimum, ठीक है। अब यहां तो आप स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर की बात कर रहे हैं जो पुलिसिंग सिस्टम कहता है कि होना ही चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड इट सेज कि एम्प्लॉयर जो है बेयर मिनिमम भी नहीं देगा अगर उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, अगर कोई सुपरविजन नहीं है और कोई फेयर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो कभी भी ये चीज अपने वर्कर्स को लेबर वेलफेयर कभी नहीं देगा। तो इसीलिए इट सेज कि स्टेट को इंटरवेन करना पड़ेगा, स्टेट शुड इंटरवेन फॉर प्रोवाइडिंग दिस बेनिफिट, और स्टेट इंटरवेन करती है थ्रू वेरियस मींस। फॉर एग्जांपल मैंने जो कॉन्सेप्ट सीरीज में लेक्चर 19 बताया उसमें मैंने बताया कि स्टेट ने कैसे इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए। स्टेट ने इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया कि भाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग बनाया, एंड ऐसे ही चीफ लेबर कमिश्नर बनाया,
ठीक है, ऐसे ही कई सारी और बॉडीज बनाई, लेबर ब्यूरो एंड ऐसी कई सारी और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिनका काम ही ये आपको अवेयरनेस देना और लेबर वेलफेयर को इंश्योर करना है। जैसे कि आपका जो चीफ लेबर कमिश्नर है वो ये इंश्योर करता है कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है कॉर्डियल है कि नहीं, ये इंश्योर करता है कि सेफ्टी के लिए प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे। ऐसे आपके पास एक डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री सेफ्टी भी है, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स भी है। ठीक है, तो वो इंश्योर करता है कि भाई फैक्ट्री में सारे ऑक्यूपेशन जो क्राइटेरियाज है फैक्ट्रीज एक्ट के जो मिलने वाली जो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही। क्यों? क्योंकि पुलिस थ्योरी अप्लाई की गई है वहां पर कि बिना इन ऑफिसर्स के, बिना इन इंस्टीट्यूशंस के ये एम्प्लायर नहीं करने वाले। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर आपने प्लेंटी नहीं लगाओगे तो ईपीएफओ में, प्रोविडेंट फंड में वो कंट्रीब्यूशन करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे हम आपको मंथली सैलरी दे रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। ग्रेचुटी देंगे, कहते हैं ग्रेचुटी आपने बोला गिफ्ट होता है, वो देना होता है एम्प्लॉयर को, बोले गिफ्ट सैलरी दे रहे बहुत है। ठीक है, सो दैट इज द पुलिस थ्योरी जहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसको समराइज अगर मैं करूं तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये रिक्वायर्ड है, तभी आपका जो एम्प्लॉयर है तभी लाइन पर चलता है। और तब रूल्स रेगुलेशंस का जब तक जोर नहीं होगा तब तक आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई वर्कर को उसके उसके जो वेलफेयर मेजर्स है, फैसिलिटीज है, वो मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंघम वाला रोल जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एक बेल्ट मतलब कानून जो है वो आप निकालिए एंड इस कानून के से एक पिटाई कीजिए, दैट इज पनिशमेंट दीजिए टू द एम्प्लॉइज। और इस बेल्ट का अगर डर होगा, कानून का अगर डर होगा, देन दीज वर्कर दीज एम्प्लॉयर्स विल गिव द एम्प्लॉइज द वेलफेयर फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये है आपकी पुलिसिंग थ्योरी। क्लियर होगी? ठीक है जी, इस एग्जांपल से याद रखना पुलिसिंग थ्योरी में क्या क्या है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट थ्योरी इज रिलीजियस थ्योरी। अब इसके उलट, पुलिसिंग थ्योरी से बिल्कुल उलट, पुलिसिंग थ्योरी से बिल्कुल उलट बात करेगा रिलीजियस थ्योरी कि भाई लेबर को वेलफेयर देने के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के कानून क्या करेंगे, ये दुनिया के कानून क्या करेंगे? आखिरकार मरने के बाद अल्लाह को, भगवान को अपनी शक्ल दिखानी है, दिल में वो बैठा है और सब कुछ देख रहा है। तो दुनिया के कानून के लिए मत अप्लाई करो, लेकिन अपने आगे वाले जन्म ठीक करने के लिए, आगे आने वाली लाइफ को ठीक करने के लिए आपको इस तरह के वेलफेयर मेजर्स देने चाहिए। बिकॉज वर्कर को अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका हक मारेंगे, तो इसी जन्म में या अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सो इससे बेटर है कि आप अभी से वेलफेयर मेजर्स जो है प्रोवाइड करना शुरू कीजिए। तो इसको बोला गया रिलीजियस थ्योरी, बिकॉज रिलीजियस बिलीफ की बात आ गई ना, दैट इज कि यू शुड सर्व द पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू सर्व द पीपल यू सर्व द ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अ रिलीजियस एनिमल, कि भाई आप दिस द कॉन्सेप्ट इज दैट मैन इज रिलीजियस एनिमल। एंड क्योंकि ये रिलीजियस एनिमल है, एनिमल तो है बिकॉज उसका जो एवोल्यूशन है वो जानवर से हुआ है, तो एनिमल तो है लेकिन रिलीजियस हो चुका है, उसका माइंड डेवलप हुआ है, उसने रिलीजन डेवलप किया है। रिलीजन इज बेसिकली द मोरालिटी। ना अब ये रिलीजन कहता है कि अगर आप सामने वाले में अपना भगवान देखिए और अपने आप को सेवक मान के आप काम करिए। अगर आपको कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, दैट इज शुड बी शेयर्ड विद द अदर्स, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। तो वर्कर को ह्यूमन देखिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के पर्पज से देखिए, सी हाउ मैक्सिमम वेलफेयर यू कैन प्रोवाइड। सो द रिलीजियस थ्योरी विल टॉक अबाउट दिस पार्ट एंड इट विल टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन फॉर द फ्यूचर इमेंसिपेशन, कि आपको फ्यूचर से अगर लाइफ के सर्कल से बाहर निकलना है या फिर आप अगली लाइफ अच्छी चाहते हो, तो आपको एम्प्लॉयर को वेलफेयर, वर्कर्स वेलफेयर जो है वो करना चाहिए। एंड एनी गुड वर्क is considered as an investment because both benefactors and the beneficiaries are benefited by good work done by the benefactor। ठीक है जी, this is about the, हाँ, कर्मा वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, कर्मा की थ्योरी लगा सकते हो। एंड यहाँ पे मैं शाहरुख खान को लगा देता हूँ, माय नेम इज खान मूवी का ये सीन है जहां पर ही सेज कि भाई हमने अच्छा क्यों करना है, अपनी अपनी अच्छाई के लिए करना है, हमने किसी और के लिए नहीं करना, हमने अपनी अच्छाई के लिए अच्छा करना है। ठीक है जी, हाँ, गांधीयन प्रिंसिपल भी इसके पास है, बट गांधीयन प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग हो जाता है। अच्छा है अभी से प्रियंका आपने गांधीयन प्रिंसिपल का नाम ले लिया, मैं थोड़ा सा अलग करूंगा गांधीयन प्रिंसिपल को, क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल आपको बोलता है कि जो आप कर रहे हो ना, भगवान का नाम छोड़ो, आप लेबर वेलफेयर के लिए अभी करो, क्योंकि अभी आपके पास ये जो जरूरत की चीजें मिल गई हैं, ये फैक्ट्री के आप आज जो मालिक बन गए हैं,
ये आपको ये हक नहीं देता कि आप एक्सप्लॉइट करिए। ये सारे रिसोर्सेस आपको एज अ ट्रस्टी मिले हैं, आपको एज अ ट्रस्टी आपको काम करना है, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स ऑल्सो। ठीक है, कि आप मालिक नहीं है, आप ट्रस्टी हैं। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। इस थ्योरी में, दैट इज रिलीजियस थ्योरी में, डिफरेंस है कि यहां पर यू आर डूइंग द लेबर वेलफेयर सो दैट यू मे बी बेनिफिटेड रिलीजियसली, कि आप दूसरे में भगवान देख रहे हो इसलिए कर रहे हो, या फिर आप आफ्टर लाइफ बेनिफिट चाहते हो इसलिए कर रहे हो। लेकिन ट्रस्टीशिप थ्योरी विल से कि भाई आप इस फैक्ट्री के मालिक ना होके एक ट्रस्टी हैं, दैट इज लोगों ने और इस सिस्टम ने और इस रिसोर्सेज को आपको संभालने के लिए दिया है, आपको मालिकाना हक नहीं दिया कि आप एक्सप्लॉइट कर सके। तो यू शुड ट्रीट योरसेल्फ एज अ ट्रस्टी। तो दोनों में बस ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी। फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी या बेनेवोलेंस थ्योरी इज ऑल अबाउट कि आप क्या है कि लोगों का भला करते चाहिए चलिए, चाहे आप वो कोई पड़ोसी हो या फिर वो आपका वर्कर हो। तो प्रैक्टिस ऑफ डूइंग वेल टू वंस फॉलो फेलो मैन एम्प्लॉयर टेक कंपैशन ऑन देयर फेलो ऑन देयर फेलो मैन, कि आप एज अ एम्प्लॉयर और एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो यू आर सर्विंग द पीपल, एंड बिकॉज यू हैव द लव फॉर द मैन काइंड। आप इतने अच्छे एम्प्लॉयर हैं कि आप सब में जो है सब सारे इन इन जनरल भी आप सबका वेलफेयर करना चाहते हैं, और क्योंकि आपका एक काम भी है दैट इज योर फैक्ट्री और इंडस्ट्री, तो वहां पर भी आप एक वेलफेयर बीइंग जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, एक वेलफेयर जो है प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है जी। हाँ, आप एग्जाम्पल इसमें अलग अलग ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल का नेम लेना चाहूंगा। शायद आपने न्यूज में कई बार इनका नाम सुना होगा, दैट इज सावजी धोलकिया। सावजी धोलकिया जो है, ही इज अ डायमंड मर्चेंट इन राजस्थान, सॉरी गुजरात। गुजरात के एक डायमंड मर्चेंट है, कई सारे और भी बिजनेस हैं इनके, बट वन ऑफ देम इज मेन ऑफ देम इज द डायमंड इन बिजनेस। तो इन्होंने, ही इज नोन फॉर गिविंग वेरियस गुड बेनिफिट्स टू हिम टू हिज पीपल। इन्होंने क्या किया, जब दिवाली का टाइम, मतलब ये आपका है कोविड का पीरियड, कोविड के पीरियड में 2020 जहां पे कंपनीज अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर रही थी, इन्होंने बोला, क्योंकि इनका पहले का ट्रेंड है हर एक दिवाली पर कुछ ना कुछ बड़ा बोनस देते हैं अपने वर्कर्स को, कई बार घर दे देते हैं, कई बार कार। इस बार उन्होंने 2020 में कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में ही गेव कार। ठीक है, ये सारी जो कार आप कारें देख रहे हो खड़ी हुई, ये सारी इन्होंने अपने वर्कर्स को गिफ्ट दे दी। और कब दे दी, कोविड के पीरियड में। मतलब जब एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज को निकाल रहे थे, ले ऑफ कर रहे थे, रिट्रेंचमेंट कर रहे थे, उस टाइम पीरियड में ही सेज कि मैं सैलरी भी नहीं काटूंगा, मैं सैलरी पूरी दूंगा, बोनस भी दूंगा, प्लस कार भी दूंगा। तो ही गेव 600 cars to his employees। ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ अ फिलैंथ्रोपिस्ट माइंडसेट ही हैज। ही सेज कि भाई अगर मैं, अगर ये यहाँ पे आप वो थ्योरी लगाओगे लेबर वेलफेयर की, या वो कॉन्सेप्ट लगाओगे जहां पे हमने कहा था कि मोरल बूस्ट होता है, प्लस आपसे एक परमानेंस मिल जाती है, एक परमानेंट लेबर फोर्स मिल जाती है, और साथ के साथ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी एफिशिएंसी, कि भाई ये वर्कर कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, और कौन सी कंपनी होगी जो सैलरी के साथ साथ आपको कार दे देगी दिवाली पर। ठीक है, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ अ रिगार्ड फॉर हिम, एंड यू विल ऑलवेज लाइक टू एसोसिएट विद हिम। तो वो यहाँ पे साहब जी धोलकिया बोलते भी हैं कि भाई मैं जो, आप मेरा नुकसान नहीं है कोई कार देने में, एक्चुअली मैं गेन करूंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिल्ड करता हूं, तो मेरे साथ कोई जो भी काम कर रहे हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को वो आगे ग्रो करवाते हैं, उसमें हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ही डू। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फिलेंथ्रोपिस्ट थ्योरी और बेनेवोलेंस थ्योरी। इसको ध्यान में रखना। मैन इज बिलीव टू हैव एन इंस्टिंक्टिव अर्ज बाय व्हिच ही स्ट्राइव्स टू रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स। सो फिलेंथ्रोपिस्ट थ्योरी सेज कि भाई ये तो ह्यूमन बीइंग का नेचर है, दूसरों को सर्व करना, ये इट्स ह्यूमन नेचर। इसमें जो जब ग्रीड आ जाती है तब आप इस नेचर से बाहर चले जाते हैं, अदरवाइज बाय नेचर वी डू दिस। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नंबर 4, पैटर्न पैटर्न सॉरी पैटर्नलिस्टिक और द ट्रस्टीशिप थ्योरी, जिसको हम ऑलरेडी कवर अप कर भी चुके हैं इंडस्ट्रिएशन। ट्रस्टीशिप थ्योरी को विद कॉन्टेक्स्ट टू लेबर वेलफेयर जब देखोगे, तो हम इसमें बात करें कि भाई आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इंडस्ट्री है, इट इज अ ट्रस्ट ऑफ द वर्कमैन एंड फॉर ऑफ द सोसाइटी, कि आपको के ऊपर एक जिम्मेदारी दी है।
आपको अधिकार देने से पहले आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप ये फैक्ट्री चलाएं, और इसको चलाते हुए आप बाकी को वर्कर्स, जिसको आप एम्प्लॉय बोलते हो, उसको भी ध्यान में रखे, उनके लिए करे। ऐसा नहीं है कि उनको अलग माने और अपने लिए बेनिफिट्स जनरेट करता रहे, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट अपने पास और बाकियों को सिर्फ सैलरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड विद देम, बिकॉज एज अ ट्रस्टी यू शुड बी you are also responsible for the welfare of the others also, ठीक है? तो you should treat yourself in that particular manner. Now, employer should hold the industrial asset for himself for the benefit of the workers and for the society, ठीक है? कि अगर आपने माइंस लगाई है, अगर आपने माइंस की फैक्ट्री लगाई है, तो यहाँ पे काम करने वाला जो लेबर है, यहाँ पे जो काम करने वाला लेबर है ना, आप सिर्फ उसके सेफ्टी के लिए काम करिए, बट उसकी हेल्थ को जो इसकी वजह से इफेक्ट होगा उसको भी ध्यान में रखिए। और साथ के साथ आप ये भी ध्यान में रखिए कि भाई ओवरऑल सोसाइटी में इन्वायरमेंटल इशू तो नहीं हो रहा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे इशू तो नहीं हो रहे। क्या आप माइनिंग कर रहे हो तो क्या वो जुडिशियस है? क्या वेस्टेज तो नहीं कर रहे? ठीक है, क्या वहां का वाटर जो है वो आप अननेसेसरी एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, वेस्ट तो नहीं कर रहे? तो ये सब कुछ समझ के आप करिए, ठीक है? तो क्योंकि ये इट इज नॉट योर ओन रिसोर्सेज, इट इज नॉट योर ओन फैक्ट्री। सिर्फ आप एक फैक्ट्री के लैंड के या मशीन के मालिक नहीं है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये आपको एज अ ट्रस्ट मिला है, ठीक है? ये आपको सिचुएशन ऐसी रही कि आपको मैनेजमेंट मिल गई, आप, लेकिन आपको अपने आप को बाकी वर्कर से अलग ना समझते हुए ये समझना है कि आपने लेबर वेलफेयर के लिए आप कितना कर सकते हैं और बाकी वर्कर्स को कितना इसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने आप को मालिक ना समझ के एक ट्रस्टी समझ के इसका काम करिए, जिससे इसके अलग अलग एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं। अब ये देखो ट्रस्टीशिप काम कैसे करती है। देखो गांधी जी ने आइडिया दिया था, है ना? हमें पता है कि ये जो आइडिया है ट्रस्टीशिप थ्योरी का, ये गांधी जी का आइडिया है, पूरी गांधी जी की थ्योरी है ऑफ ट्रस्टीशिप। नाउ अब ये आइडिया उन्होंने दिया, इंडिया में दिया और वर्ल्ड ओवर स्प्रेड भी हुआ। साथ के साथ ये वही टाइम पीरियड है जब इंडिया में बाइकआउट मूवमेंट चल रहा था। अब अगर आपके पास इतना अच्छा आपका अप्रोच रहता है विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल और टू 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 हेल्प द अदर वर्कर्स आल्सो, तो उसका आउटकम बड़ा अच्छा होता है। गांधी जी ने जब बाइकआउट का कॉल दिया, किसका बाइकआउट कर रहे थे? फॉरेन गुड्स का कर रहे थे, और खासकर फॉरेन टेक्सटाइल का कर रहे थे। फॉरेन टेक्सटाइल का आप बाइकआउट कर रहे हो, फॉरेन कंपनीज को या ब्रिटेन की कंपनीज को इंपैक्ट होने वाला है। इसके बावजूद जब गांधी जी 1931 में लैंकशायर जाते हैं, तो वहां पर जो वर्कर्स हैं वहां के, उन्हीं कॉटन फैक्ट्रीज के, उन्हीं टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के वर्कर्स उनको बहुत ज्यादा प्यार से रिसीव करते हैं, ठीक है? उनके साथ यू कैन सी हाउ हैप्पी दे आर एंड हाउ सपोर्टिव दे आर टू हिम, ठीक है? हाउ दे कंसिडर हिम टू बी वन ऑफ देम, क्योंकि वो यही थ्योरी प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज ट्रस्टीशिप। कि भाई मैं अपने वर्कर्स के, अपने देश के वर्कर्स के को या उनके मालिक को ट्रस्टीशिप प्रमोट कर रहा हूं, तो आपको भी यहां पर अपने मालिक को समझाना चाहिए कि ही शुड वर्क एज अ ट्रस्टी, ऑफ द थिंग्स, दैट इज ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मालिक नहीं है, ही इज नॉट द ओनर, ही इज द ट्रस्टी और ही इज द मैनेजर ऑफ द थिंग्स, ठीक है? सो उस मैनेजमेंट के लिए जो उसका शेयर बनेगा वो ले ले, लेकिन बाकी शेयर जो है वर्कर्स के वेलफेयर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज द आइडिया अबाउट द ट्रस्टीशिप थ्योरी, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थ्योरी पे चलेंगे, नंबर 5। ये थ्योरी सब ध्यान से करना, बिकॉज एंड में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, तो कोई क्वेश्चन मुझे इनकरेक्ट नहीं चाहिए। तो जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है जी? नेक्स्ट आते हैं, दैट इज योर हाँ, ऑफ कोर्स दीज थ्योरीज आर क्लोजली रिलेटेड, लेकिन सारी नहीं है। मैंने हैंडआउट में इसको और इलेबोरेट किया, तो वहां से आप देखेंगे तो आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। और कोशिश करना, जैसे हमने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की थ्योरी का टेबल बना लिया था, तो इसमें आपको टेबल खुद बनाना है। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो टेबल बना लोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है? सो अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो थोड़े बहुत जो डाउट रह जाएंगे वो वहां पर भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो दिस इज योर प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग थ्योरी को हम अपीजमेंट थ्योरी बोलते हैं। ये थोड़ी बड़ी सिंपल है, ये कहती है कि तो लेबर वेलफेयर क्यों करते रहना चाहिए, ताकि जो वर्कर्स को डिससेटिस्फेक्शन बीच बीच में बन सकती है, वो धीरे धीरे रिलीज होती रहे। कि भाई आप उसको बोनस नहीं दे रहे, इंसेंटिव कम है, उसको लगता है बाकी दूसरी किसी और फैक्ट्री में जाऊंगा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसको बीच में कोई ट्रिप करवा दो, ठीक है? या फिर कोई आपको उसकी मेडिकल इंश्योरेंस दे दो, उसकी फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस दे दो, तो वो बैलेंस हो जाता है कि भाई उसका जो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था कि वो फटने वाला था, इससे पहले आपने उसको थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं
प्लिकेटिंग थ्योरी, जहां पे आप उसको थोड़ा प्लीज कर लेते हैं। तो दिस इज जैसे एक जो आपका वॉल्केनो होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा अगर गैस निकलती रहे, लावा निकलता रहे, तो एकदम से नहीं फटता। लेकिन वो वॉल्केनो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, जो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, बिल्कुल जो है डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, लेकिन एकदम से फिर फटते हैं। ठीक है, अगर बीच बीच में आपको, जैसे कुकर है, उसके ऊपर सीटी है, धीरे धीरे सीटी आती रहे तो कुकर फटने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही जाम हो जाए, बंद हो जाए, तो फटेगा, तो वो बॉम्ब से भी ज्यादा भी नुकसान कर सकता है। तो ये प्लेकेटिंग थ्योरी क्या कहती है कि भाई आप थोड़ा प्लीज करते चलो वर्कर को, ठीक है, उसका गुस्सा मत बनने दो। जो भी आप उसके कंसर्न्स हैं, बीच बीच में उसको थोड़ा थोड़ा, आप अगर वो 1,000 रुपए का इंसेंटिव मांग रहा है तो एटलीस्ट 200 रुपए दे दो। ठीक है, अगली बार बोनस में उसको ज्यादा पैसे दे देना अगर सैलरी नहीं बढ़ा रहे। तो ऐसा उसका थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस जो है वो निकालते रहो। तो एज अ वर्कर ग्रुप्स हैव बिकमिंग बेटर ऑर्गेनाइज्ड, दे बिकमिंग डिमांडिंग एंड मिलिटेंट ऑल्सो। तो ये जो मिलिटेंट वाला बात है, ये थोड़ा खतरा है, बिकॉज वो अपने हक के लिए जितना अवेयर बनेगा, वो उसके लिए उतना ही ज्यादा उग्र भी हो सकता है उसको पाने के लिए। सो फॉर दैट आपको पीरियोडिकली लेबर वेलफेयर जो है प्रोवाइड करते रहना चाहिए, टू अपीज देम। उनको अपीज करने के लिए आप लेबर वेलफेयर प्रोवाइड करते चलिए, और उनकी डिमांड को जो है फुलफिल करते चलिए। इससे आपको एक फ्रेंडली जेस्चर लगेगा उनको, कि भाई आपका वर्कर सोचेगा कि भाई ही इज थिंकिंग ऑफ आवर वेलफेयर, उतना नहीं प्रोवाइड कर रहा लेकिन कम भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ही विल बी सेटिस्फाइड कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडस्ट्रियल हार्मनी जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, so it is in this context that is placating theory of labor welfare. आगे बढ़ते हैं, दैट इज पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी का सिंपल सिंपल आइडिया है कि भाई आपने वेलफेयर क्यों करना है, ताकि आपकी गुडविल बने। लेबर के लिए नहीं कर रहे आप, वो तो हो ही जाएगा। लेबर को वेलफेयर क्यों देना है, जैसे पहली थ्योरी हमारी थी जहां पे हमने बात की थी पुलिसिंग, क्यों देना है, बिकॉज गवर्नमेंट का रूल है। रिलीजियस थ्योरी क्यों देना है, क्योंकि आपको अगले जन्म में पुण्य मिल जाएंगे। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रस्टीशिप, क्यों देना है वेलफेयर, क्योंकि आप अपने आप को ट्रस्टी मान के बैठे हो। लेकिन यहाँ पे आपकी पब्लिक रिलेशन थ्योरी कहती है कि लेबर वेलफेयर क्यों करना है, क्योंकि जब आप ये करते हो तो आपकी गुडविल बनती है, आपकी गुडविल बन जाती है लोगों में। और ये गुडविल जितनी बनेगी उतना बेनिफिट है। ये गुडविल सिर्फ लेबर और मैनेजमेंट के बीच में नहीं बनेगी, ये गुडविल आपकी मैनेजमेंट और जनरल पब्लिक के बीच में बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको माइंस का एग्जांपल दिया, तो आपने कहीं किसी ट्राइबल एरिया में जाके माइन खोद दी, जंगल खोदा, माइनिंग करनी शुरू कर दी, आयरन ओर निकालना शुरू कर दिया, तो वहां के ट्राइबल तो डिस्टर्ब हो गए ना, उनकी सारी आपने लैंड ले ली, एंड उनका एक लाइवलीहुड था जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से निकालते थे वो, चाहे वो टुंडू लीव बना के वो बीड़ी बनाते हो, या फिर ऐसी टबैको लीव्स वहां से निकालते हो, तो वो तो वहां से कुछ ना कुछ बैम्बू निकालते हो, सारे काम वो कर रहे थे। अब आपको तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने जाके पूरा जंगल खोद दिया और आपने अपना माइनिंग शुरू कर दी, आपको तो प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन और अपने वर्कर को भी चलो आपने अच्छा ट्रीट कर लिया, उनको भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। देन व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, व्हाट अबाउट द सोसाइटी, व्हाट अबाउट द पब्लिक इन जनरल। ठीक है, सो इस पब्लिक को भी अगर आप सर्व करेंगे, बिकॉज अगर आप पब्लिक रिलेशन में बिलीव करते हैं, तो क्या करो कि एक हॉस्पिटल बना दो, क्या करो कि आप एक जो है स्कूल बनवा दो, आप वुमेन्स के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दो, आप इन्हीं ट्राइबल्स को एम्प्लॉयमेंट दे दो। ठीक है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दे दो। ठीक है, ड्रेनेज वाटर और ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग फैसिलिटीज दे दो। अब ये सब क्या होगा, जो आप ये सारी फैसिलिटीज देंगे, तो ट्राइबल्स को भी लगेगा आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपके लिए गुस्सा नहीं बनेगा, बिकॉज गुस्सा बनेगा तो वो आपको अलग अलग इश्यूज बनते रहेंगे, कि आपका जो ट्रक्स की मूवमेंट है उसे रोक दें, आपको वर्कर को काम ना करने दें, रोड को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, फैक्ट्री के मशीनरी को डैमेज कर दें। ठीक है, और ऐसे ही बिकॉज अगर पॉलिटिकली कनेक्शन बन जाता है, या कोई आपकी डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है अमंग द ट्राइबल, तो कई सारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो सकते हैं। तो पब्लिक रिलेशन थ्योरी बोलती है कि भाई अगर आप सिर्फ लेबर और मैनेजमेंट के लिए नहीं, आप पब्लिक इन जनरल के लिए भी अगर आप लेबर वेलफेयर कर रहे हो, अगर आप लेबर के लिए भी कुछ तरह के बेनिफिट प्रोविजन बना रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं ताकि लेबर को बेनिफिट मिले, बट ऐसे प्रोविजन भी बनाइए ताकि इन जनरल पब्लिक को भी बेनिफिट्स मिल सके। और इससे क्या होगा, आपका पब्लिक रिलेशन बिल्ट होगा। और जैसे अब यही लोग जो आपके अगेंस्ट पहले हो सकते थे, अब ये आपके सपोर्ट में है। तो नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपका लाइसेंस माइनिंग का रिन्यू नहीं करेंगे,
तो ये लोग आपके सपोर्ट में आ गए कि भाई ये इतना अच्छा माइनिंग करता है, हमें एडिशनल बेनिफिट भी दे रहा है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट दो, ठीक है, इसके सपोर्ट में खड़े हैं लोग। सो दिस इज हाउ आपका पब्लिक रिलेशन काम करता है। अब इसका मैं अगर तुमको रिसेंट एग्जांपल दूं, तो अब ये सोनू सूद की स्टोरी है। सोनू सूद ने ही वाज least known among the various बॉलीवुड और अदरवाइज मूवी स्टार्स, ठीक है, बहुत कम नाम कमाया था इन्होंने मूवी से, लेकिन इन्होंने मूवी से ज्यादा नाम कमा लिया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड वेयर ही हेल्प द वर्कर्स। भाई खुद के पास ज्यादा रिसोर्सेज, सोचो बड़े बड़े स्टार्स ने काम नहीं किया जो इन्होंने किया। क्या किया कि आसपास जो एनजीओ या बाकी सबके रिसोर्सेज को पूल किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई जो मुंबई रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में जो वर्कर्स फंस गया है कोविड के लॉकडाउन की वजह से, उसको गांव तक भेजा जा सके। तो बसेस का अरेंजमेंट करना, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम बसेस अलाउ कर रहे हैं, रेल चला देंगे, लेकिन लोग कैसे जाएंगे वो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ही सेज कि भाई आई विल मैनेज दैट, तो बसेस का अरेंजमेंट किया, वर्कर्स को घर तक भेजा। अब इससे क्या है कि ओवरऑल ही जनरेटेड अ गुडविल अमंग द पीपल। अब इनकी इंडिविजुअल गुडविल का बेनिफिट जो है स्पाइस जेट ने लिया। अब स्पाइस जेट ने इनके साथ एसोसिएट कर लिया और स्पाइस जेट ने बोला कि भाई आप बस से भेजे, तो अब हम वर्कर्स को फ्लाइट से भेजने के लिए आपके अरेंजमेंट कर देंगे। अब स्पाइस जेट का बेनिफिट क्या हुआ, कोविड में तो फ्लाइट्स वैसे ही बंद थी, तो स्पाइस जेट ने परमिशन ले ली कि भाई हम तो वर्कर को छुड़वा देंगे, और सोनू सूद के थ्रू गवर्नमेंट को परस्यू भी कर लिया, बिकॉज सोनू सूद गॉट दैट काइंड ऑफ अ इमेज, ठीक है। सो स्पाइस जेट ने इसका बेनिफिट लिया, जहां पे इन अ वे उन्होंने अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज कर लिया, बिकॉज फ्लाइट तो वैसे ही बंद पड़ी थी, सैलरी तो पायलट को वैसे भी देनी पड़नी थी, अब वो इस काम में लगा दिया, दैट इज टू टेक वर्कर्स फ्रॉम द सिटी टू द विलेज एरियाज, लोकल एरियाज, तो वहां तक लेके जाने का काम कर दिया। और आपको स्पाइस जेट को एक पब्लिक का जो है पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने में बेनिफिट मिल गया कि भाई देखो कैसी एयरलाइन है कि वर्कर्स को स्ट्रेस के सिचुएशन में वो घर तक छोड़ के आ रही है, तो एक अच्छी पब्लिक मार्केटिंग हो गई उनकी, एंड दिस इज कॉल्ड योर पब्लिक रिलेशन थ्योरी, ठीक है। तो क्यों कर रहे हो आप ये सब कुछ वेलफेयर, ताकि आप एक पब्लिक के पब्लिक परसेप्शन बन सके, एक आपकी गुड इमेज बन सके अमंग द पीपल, ऑल्सो आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सको अमंग द पीपल एज अ गुड इंडिविजुअल और अ गुड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो दिस इज योर पब्लिक रिलेशन थ्योरी। नाउ सेवेंथ इज योर फंक्शनल थ्योरी। फंक्शन थ्योरी इज ऑल अबाउट द आइडिया कि अगर आप लेबर वेलफेयर करते हो, तो लेबर वेलफेयर करने से आपको जो बेनिफिट मिलता है दैट इज एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ठीक है, आपके सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है अगर आप उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटी दे रहे हो। जैसे एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर में आपको आपने सुना होगा कि भाई एक गेमिंग रूम दे देते हैं, आपको योगा रूम दे देते हैं, आपको स्पा की फैसिलिटी देते हैं, आपको जिम फैसिलिटी दे देते हैं। वो क्यों कर रहे हैं भाई, आपको 8 घंटे की जॉब में अगर आप इसको बोलें कि भाई जिमिंग भी करनी है, तो वो तो अपना लॉस ले रहे हैं ना, बट एक्चुअल में लॉस नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसको जिम की फैसिलिटी नहीं देते तो जाके वो किसी कोने में सिगरेट पी रहा होता, ठीक है, या कहीं पे जाके चिट चैट कर रहा होता, किसी की गॉसिप कर रहा होता, या किसी की चुगलियां कर रहा होता, ठीक है। आपने उसकी जगह पे उसको जिम में भेज दिया या इस तरह की गेमिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया, तो क्या हुआ, उसका एक तो स्ट्रेस लेवल कम हो गया, उसकी एक बॉडी की एक्सरसाइज होगी, माइंड की एक्सरसाइज होगी, तो जब वो आधे घंटे के बाद वापस आएगा अपनी सीट पर, तो ही विल बी मोर एनर्जेटिक एंड मोर फोकस एंड मोर इंटरेस्टेड ऑल्सो इन डूइंग द वर्क, बिकॉज ही विल से कि भाई कंपनी देखो कितनी अच्छी मुझे फ्री कॉफी देती है, उसके साथ साथ 2 बिस्किट भी देती है फ्री में, और बाद में मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है, मैं गेम खेलता हूँ फिर काम पे आता हूँ, ठीक है। अब ये बात उसने अपने दोस्त को बताई, अब उसका दोस्त जो है किसी और कंपनी को ज्वाइन करने जाता वो, और अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ वो आया है, अच्छे स्किल सेट के साथ आया है, तो कहेगा नहीं यार वहां पे पैसा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो जो फ्री की कॉफी और 2 बिस्किट मिलते हैं ना, वो ज्यादा काम के है मेरे, तो वो भी आगे जाए आके यहाँ ज्वाइन कर लेगा। तो दिस इज योर दिस दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शनल थ्योरी, कि फंक्शनल है। आप बाकी छोड़ो, रिलीजियस छोड़ो, पुलिसिंग, किसी के प्रेशर में आके क्यों काम करना है, आप ये सोचो इसका बेनिफिट होता है। अगर आप ये करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि आपको, आप स्ट्राइक्स को कम कर सकते हैं, आप इंटरनल इश्यूज जो जनरेट हो सकते हैं उसे कम कर सकते हो, दिस ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट यू कैन गेट हियर, एंड दिस इज वी कॉल एज अ एफिशिएंसी थ्योरी ऑल्सो, एंड हियर यू कॉल इट कि भाई मोर प्रोडक्टिव वर्कर आपका बन जाता है, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी हेल्पफुल, बिकॉज यहाँ पे वर्कर का मैनेजमेंट के साथ एक डायलॉग है, एंड दोनों एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए they make the policy, and to for providing this whole idea of functional benefit,
तो इसमें आप वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी लेते हैं, तो क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि उनकी क्या जरूरत है और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको टाटास का एग्जांपल दूंगा। टाटास ने, जैसे मैंने आपको बोला कि टाटास सोचो 1990 में, 1920 में आप जहां पर अभी सिर्फ बात कर रहे हो ट्रेड यूनियन की, कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन का बना दिया आपने और ट्रेड यूनियन की पार्टिसिपेशन की बात आ गई कि भाई वो मैनेजमेंट ने करे। टाटास ऑलरेडी ये करवा रहे थे, उनके स्टील प्लांट में जो वर्कर्स थे उसको मटर्निटी बेनिफिट भी दे रहे थे। उनका 8 आवर वर्किंग आवर पहले ही फिक्स कर चुके थे। गवर्नमेंट ने तो रेगुलेशन बाद में बनाया, जिन्होंने बाद में फॉलो किया उन्होंने तो पुलिस थ्योरी फॉलो की कि वो गवर्नमेंट ने रूल बनाया तब फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर टाटा जो है वो फंक्शनल थ्योरी फॉलो कर रहे थे। उन्होंने मटर्निटी बेनिफिट, उसने उन्होंने 8 आवर वर्किंग, 8 आवर वर्किंग, सॉरी 8 आवर्स का वर्किंग कर दिया। उन्होंने पेड लीव्स का प्रोविजन रखा, उन्होंने मेडिकल बेनिफिट्स भी देने शुरू कर दिए। सो मच सो कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम वो ऑलरेडी अपने वर्कर्स को तब प्रोवाइड कर रहे थे, जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाएगी तब बाकी इस लाइन पर आएंगे कि वो ये बेनिफिट जो है वो देने हैं। सो दिस इज अबाउट द, दिस इज हाउ आज आप अगर टाटा को इतना ट्रस्टवर्दी ब्रांड हम मानते हैं तो उसके पुराने कर्म है जिसने उसको यहां तक पहुंचाया है। एंड क्योंकि ये आइडिया कहां से आता है, दैट इज टाटा इज रन बाय टाटा ट्रस्ट ऑल्सो। मैं लिंक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, बट टाटा के कई सारे ट्रस्ट भी हैं। ठीक है, जैसे टाटा हॉस्पिटल, ठीक है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, कई सारे और भी उनकी एक्टिविटीज रहती हैं। सो दिस इज द फंक्शनल थिंग कि उनको इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू कैसे मिल गई, बिकॉज दे नो द बेनिफिट्स ऑफ दोज थिंग्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये है आपकी फंक्शनल थ्योरी। क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट? तो ये थी आपकी सातों के सातों थ्योरी। हैंड आउट में इसके अलावा का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ लेबर वेलफेयर इन इंडिया, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर वेलफेयर, गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, वो सारा मैंने हैंड आउट में दिया है। उसको एक बार जरूर पढ़ लेना ताकि आपके सारे कमेंट कवर हो जाए। अब मुझे बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो यस करें। जो सोनू सूद वाला एग्जांपल है वो फिलेंथ्रोपिस्ट में भी आ सकता है। फिलेंथ्रोपिस्ट में नहीं आएगा बिकॉज फिलेंथ्रोप हम यहाँ पे बात करें एज अ कंपनी की। ठीक है, एज अ कंपनी के वेलफेयर की कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि कंपनी क्या बेनिफिट या एस्टेब्लिशमेंट क्या बेनिफिट दे रही है। तो आप स्पाइस जेट ने क्यों टाई अप किया, बिकॉज उसको अपनी पब्लिक रिलेशन बिल्ड करनी थी। ठीक है, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में वर्कर्स को नहीं दिया, अपने वर्कर्स को नहीं दिया बेनिफिट, लेकिन आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि कंपनीज लेबर के को अगर वेलफेयर किसी तरह का देती है तो अपनी वो ब्रांड बिल्डिंग भी करती हैं, उसकी पब्लिक रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं। रोहित पूछ रहे क्वेश्चन कैसे आएंगे। डोंट वरी, अभी तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के जाऊंगा मैं। देखिए ऐसे नहीं जाने वाले, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तुम। तो अभी हम तुम्हें पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। ओके जी, कोई डाउट नहीं है तो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आ जाए। चलिए फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आते हैं, उसके बाद कोई डाउट रह जाए तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ लेना। और जिसका भी डाउट है वो चैट बॉक्स में वैसे पूछते चलो, ताकि जब मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊं तो बाकी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन का और तुम लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हो बाय रेजिंग योर हैंड और आस्किंग द चैट बॉक्स। ठीक है जी, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। इजी क्वेश्चन से शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के फिर आंसर करना। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इंप्लॉई वेलफेयर फैसिलिटी अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दी जा रही है तो क्या होंगी। तो हमें पता है कि आउटसाइड द वॉल मतलब एक्स्ट्रा मुरल फैसिलिटीज वो कंसिडर की जाएंगी, बाहर दी जाने वाली फैसिलिटी। वेरी नाइस, फर्स्ट का आंसर बी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉई वेलफेयर। इन सब में एम्प्लॉई का वेलफेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। एम्प्लॉयर की तो है ही, एम्प्लॉयर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, ये तो हमको पता ही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तो है, बिकॉज आप वेलफेयर स्टेट हो, आप वेलफेयर स्टेट हो। इसीलिए तो आप इस सारी प्रोविजन बना रहे हो ना, इसीलिए तो आपने प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करने के लिए आपने ईपीएफओ बना दिया।
आपने इंश्योरेंस देने के लिए या हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने ईएसआईसी बना दिया, इसीलिए आपने मटर्निटी बेनिफिट के लिए एक्ट बना दिया। ठीक है, क्योंकि आप ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट भी सिमिलर रोल परफॉर्म करती हैं। तो ए बी सी सब करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज आवर आंसर, डी इज आवर आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स द एम्प्लॉयर्स मे नॉट प्रोवाइड इवन द बेसिक फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉइज। भाई किस थ्योरी का अजम्पशन है ये, कौन सी थ्योरी से अज्यूम कर रही है? हाँ जी, अगर गलत आंसर आया इसमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर तुमने इस क्वेश्चन का गलत गलत आंसर दिया तो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा संडे को तुम्हें ऐसा काम दे तो तुम्हारा पूरा संडे जो है वहीं पे बिजी निकले। ठीक है, गलत आंसर नहीं देना इसका। वकार का संडे तो गया, अब वकार इनकरेक्ट आंसर है। सुंदरम को तो रोज ही पनिशमेंट मिल रही है, कोई बात नहीं, कभी अच्छा दिन में आएगा तुम्हारा, जब तुम्हारे पेरेंट्स को रियलाइज होगा कि रिलीजियस थ्योरी फॉलो कर लेते हैं कि जो बच्चों को अगर सताया इस जन्म में, तो अगले जन्म में जब हम बच्चे बनेंगे तो फिर हमें भी सताया जा सकता है। ठीक है, तो हो सकता है ना? ओके, चलो क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। आंसर इज बी, पुलिसिंग थ्योरी। क्योंकि पुलिसिंग थ्योरी कहती है ना कि भाई अगर वर्कर वेलफेयर जो है, एम्प्लॉयर तो कभी नहीं देगा, जब तक नहीं देगा जब तक जो है गवर्नमेंट का कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं आ जाता, जब तक गवर्नमेंट कोई रूल नहीं बना देती तब तक नहीं देने वाले हो। अगर गवर्नमेंट ये ना बोले कि मटर्निटी बेनिफिट के अंदर आपको क्रैच फैसिलिटी देनी है, और जहां पर 30 या 30 से ज्यादा वुमेन्स होंगी, वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वुमेन्स होंगी, तो आपको फैसिलिटी देनी है, तब तक एम्प्लॉयर कभी बनाएगा? अब कभी वो एक रूम खाली छोड़ेगा? वो तो कहेगा इस रूम में भी फैक्ट्री, इस रूम में ही मशीन लगा दो। वो एक रूम छोड़ेगा जहाँ पे क्रच लगा सको, मशीन की जगह टेडी बियर रख सको? वो नहीं करेगा ये काम। वो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसकी प्रोडक्टिव, उसको इकोनॉमिक लॉस इसमें दिखेगा, तो वो तभी करेगा जब देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर दैट। ठीक है, तो ये पुलिसिंग थ्योरी है। ओके जी, नंबर 3 के बाद आते हैं नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़ के आंसर करना क्वेश्चन का। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? एम्प्लॉइज वेलफेयर इज एन इन्वेस्टमेंट विच वुड मल्टीप्लाई एंड रिटर्न टू द एम्प्लॉयर इन सम अदर फॉर्म। तो मतलब पुलिसिंग थ्योरी तो नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट तो इसको मानते ही नहीं है, वो तो इसको लॉस मान रहे हैं कि भाई लॉस हो गया अपना। अपीजमेंट थ्योरी भी इसमें नहीं हम लगाएंगे, बिकॉज अपीजमेंट नहीं कर रहे आप इसमें उनको, एज इट इज अपीज नहीं कर रहे। अपीज कर रहे होते तो यहाँ पे टर्म अलग होती। जहाँ पे आप अपीजमेंट की बात करोगे वहां पे हम कहते हैं कि भाई दे आर अपीजिंग सो दैट यहाँ पर जो है एक फ्रेंडली जेस्चर बन सके, या फिर उनका मिलिटेंट जो है, मिलिटेंट या उग्र रूप जो वो ले सकते हैं वो ना लें, इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। देन अब दो कंफ्यूजन हमें हो सकती है, एक तो रिलीजियस रिलीजियस थ्योरी एंड डी इज फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी। इन दोनों में कंफ्यूजन होना पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपने हैंड आउट नहीं पढ़ा इसलिए, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर कर दिया है। ठीक है, और जिन्होंने इनकरेक्ट किया है उनका मैंने बता दिया है कि सी इसका आंसर नहीं है।
ठीक है, अब ये दो ऑप्शन है हमारे पास, रिलीजियस थ्योरी और फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी. नाउ फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी डू नॉट सीक एनीथिंग इन रिटर्न. ठीक है, ये बात याद रखना. फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी जो है, इट डू नॉट सी एनीथिंग इन रिटर्न. वो हमने शाहजी धुलकिया का भी एग्जाम्पल देखा. वो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि उनको कुछ रिटर्न में मिल जाए. ठीक है, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको रिटर्न में कुछ मिल जाए. हाँ, लॉयल्टी मिल जाएगी, वर्कर्स परमानेंटली रहेंगे, वो सारी चीजें हैं. बट ही इज नॉट कंसिडरिंग इट एज एन इन्वेस्टमेंट. वो उसको इन्वेस्टमेंट मान के नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मान के कौन कर रहा है? वो रिलीजियस थ्योरी बिलीव करने वाले कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि अभी हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज फॉर द टू गेन बेनिफिट आफ्टर लाइफ. आफ्टर लाइफ एक वर्ड है, इसके अलावा कोई और भी तरीके के बेनिफिट्स होते हैं कि भाई आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके, मेंटल मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल सके, अलग अलग तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो सम अदर फॉर्म्स वाली बात है, इसमें सब आ जाएगा आपका, रिलीजियस बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स, मेंटल सेटिस्फेक्शन और गुड विल ऑफ द पीपल, सब कुछ इसमें आप कवर अप कर सकते हैं. ठीक है, तो द आंसर विल बी रिलीजियस थ्योरी. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ. लेवल 3 का नहीं, लेवल 3 तो नहीं बोलूंगा, लेवल 2 का क्वेश्चन कह सकते हैं उसको. ओके जी, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द द inclination to do something good for others can influence the employer to undertake welfare facilities. Inclination to do something good for others. Now, inclination to do something for others, inclination तो नहीं है. पुलिस थ्योरी वालों का तो इंक्लिनेशन बिल्कुल नहीं होता. अपीजमेंट वाले इसलिए नहीं करते कि भाई वो आपका गुड करना चाहते हैं. वो तो इसलिए करते ताकि आप मिलिटेंसी में ना चले जाओ, या उग्र ना हो जाओ, या जाके स्ट्राइक ना कर दो, इसलिए. रिलीजियस वाले भी इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज रिलीजियस वालों में आपका इंक्लिनेशन उनका इसलिए नहीं है दैट इज कि भाई कैन इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयर टू अंडरटेक वेलफेयर फैसिलिटी. दैट इंक्लिनेशन, दैट इज दे आर नॉट इंक्लाइंड फॉर द वेलफेयर, फॉर द पर्पस कि उनको कुछ वर्कर से गेन करना है. अदरवाइज उनको तो अदर बेनिफिट चाहिए, उनको तो अदर बेनिफिट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस बेनिफिट्स और मॉरल बेनिफिट्स, उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको चाहिए. तो हमारा जो आंसर रहेगा उसमें डी रहेगा, बेनेवलेंस. बेनेवलेंस थ्योरी, दैट इज इंक्लिनेशन, आपकी इंक्लिनेशन है टू डू समथिंग गुड. ठीक है, आप बाय नेचर, हमने देखा था ना, बाय नेचर ह्यूमंस आर गुड, ह्यूमंस आर गुड. तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है. ठीक है, तो आपकी इंक्लिनेशन ही रहती है, ये आपका नॉर्मल नेचर है. आपका नॉर्मल नेचर है तभी आप करते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर नहीं सकते. ठीक है, क्लियर हो गया. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गिवन द करेक्ट आंसर, दैट्स वेरी नाइस. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6. Making peace with the implies by fulfilling all their needs without any resistance is the essence of. Now समझना यहाँ पे, पीस विद द इम्प्लाइज क्यों कर रहे हो, और क्यों विदाउट एनी रेजिस्टेंस कर रहे हो? ताकि आप पीस लेके आ सको एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज के साथ आपकी पीसफुल रिलेशनशिप बनी रहे, इसलिए आप ये विदाउट एनी रेजिस्टेंस जो है ये बेनिफिट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मतलब रिलीजियस रीजन से तो आप नहीं कर रहे, तो रिलीजियस थ्योरी तो है ही नहीं यहाँ पे. पुलिसिंग, गवर्नमेंट के प्रेशर में आके भी नहीं कर रहे आप. ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा. बेनेवोलेंस आप ऐसे ही नहीं कर रहे कि बिकॉज आप कह रहे हो कि भाई वेलफेयर करना जो है ह्यूमन नेचर है, इसलिए भी नहीं कर रहे. आप अपीज करने के लिए कर रहे हो. आप नहीं चाह रहे कि आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो, आपकी फैक्ट्री में कोई डिस्प्यूट हो, तो इसलिए आप अपीज करने के लिए कर रहे हो. तो दिस इज योर आंसर टू नंबर 6 इज सी. बहुत करेक्ट, सभी का करेक्ट आंसर है, कोई भी इनकरेक्ट आंसर मुझे नहीं दिखा है इसमें. दैट्स वेरी नाइस.
ओके, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इंश्योरिंग सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ। ये क्वेश्चन वैसे यहाँ आना नहीं चाहिए था, ये तो हमारा अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आज हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, इस एस्पेक्ट को भी डिस्कस किया, इसलिए तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है। सो इसको मैं पहले ही पूछ चुका हूँ तुमको, हमने क्लास में ही क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपने आंसर भी कर दिया था, फैक्ट्री जेड। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। ठीक है जी। बाकी आपके जो क्वेश्चन है, हाँ जी, ये क्वेश्चन कल के टॉपिक से है एक्चुअली। मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज प्रोवाइडेड अंडर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आप कौन से बेनिफिट इनमें से प्रोवाइड करते हैं? क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करना। तो मैं रिटायरमेंट बेनिफिट भी दूंगा आपको सोशल सिक्योरिटी के लिए, मैं कंपनसेशन भी दूंगा अगर आपको चोट लग जाती है, मेडिकल फैसिलिटी भी दूंगा अगर आपको बीमार हो। तो ये है सोशल सिक्योरिटी जिसमें हम ये तीनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, तो आई होप आपको आपके पेरेंट्स को ये नया काम नहीं देंगे, और देंगे भी तो बोल देना 2 जुलाई का पेपर है, एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं आपके। ठीक है, ईओ एओ का पेपर और एपीएफसी का पेपर, तो दोनों को फोकस करके कवर अप कर लेना। इतनी लीवरेज लो कि 2 महीने सिर्फ इस तैयारी पे लगाओ। सीरियसली बोल रहा हूँ, इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। चलो, थैंक यू सो मच।